नमस्कार दोस्तों। तो आज एक हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 5। इस अध्याय में क्या करना है, इस अध्याय का शीर्षक क्या है, ये है कि प्रारंभिक आकारों को समझना। तो जितने भी प्रारंभिक आकार होते हैं उनको हम समझेंगे। अभी चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसकी भूमिका हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि अपने आसपास हम जो भी आकार, जो भी शेप या फिर जो भी आकार देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वक्र और रेखा। ठीक है, तो वक्र और रेखा के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछला जो अध्याय था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं। तो खुली वक्र और बंद वक्र भी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में थे। पिछले अध्याय थे इसमें, उसमें हमने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख सकते हैं उन वीडियोज़ को फिर से। हम इन्हें रेखाखंडों, कोनों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वक्र होते हैं, रेखा होते हैं, सबको हम अलग अलग ये में संगठित करते हैं। जैसे कि कोनों में, त्रिभुजों में, बहुभुजों में, वृत्तों में। ठीक है, हम पाते हैं कि ये विभिन्न साइज या मापों के होते हैं। तो देखिए अलग अलग साइज और माप के मतलब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये है इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, अलग अलग साइज है कि नहीं। ठीक है, ये है देखिए एक बहुभुज है, ये और एक बहुभुज है। ठीक है, सबका अलग अलग बहुभुज है। अब क्या पूछता है कि आइए इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियां विकसित करें। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज दिख रहे हैं दो और ये जो बहुभुज दिख रहे हैं अलग अलग आकार के हैं, तो इनके जो माप हैं उनकी तुलना हम कैसे करेंगे। तो उनकी तुलना करने की कुछ कुछ विधियां हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि रेखाखंडों का मापना, रेखाखंडों को हम कैसे मापेंगे। ठीक है, देखिए जब भी एनसीईआरटी बोले हम क्या है कि एनसीईआरटी को एक नोट्स की तरह समझना है। नोट्स का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं किसी भी बुक से, तो बुक में बहुत सारे चीज़ रहता है, मतलब बहुत सारे चीज़ दिए गए रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं तो उनमें से उसको छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, अपने आप समझने के लिए हम लिखते हैं कि किसी भी चीज़ का परिभाषा होता है तो बस छोटा सा हम बना के अपनी भाषा में लिख देते हैं, नोट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी में उतना ही दिया हुआ रहता है जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ रहता है लेकिन ये मतलब बहुत कम शब्दों में दिया रहता है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं एनसीईआरटी को। हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे, पिछली अध्याय में, कि बहुत सारे रेखाखंड थे, उनको देखे हमने, उनको हमने खींचा। ठीक है, बहुत अलग अलग रेखाखंड होते हैं। एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनता है। त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से बनता है। मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें कितना रेखाखंड है, ये वाला एक रेखाखंड, ये एक और ये, तीनों मिला के 3 रेखाखंड हो गया। 3 रेखाखंडों के मिला करके एक त्रिभुज बनता है। और चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से बनता है, तो ये चतुर्भुज हुआ। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 4 रेखाखंड है। एक हम गिनती अगर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 रेखाखंड हुए किसके, चतुर्भुज के। ठीक है, ठीक है, एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है। ठीक है, जो रेखाखंड होता है एक रेखा का निश्चित भाग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक रेखा है, इस रेखा में एक खंड को ले लीजिए, ये, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये एक रेखाखंड हुआ। ठीक है, तो ये इस रेखा का एक निश्चित भाग हो गया ये रेखा। ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो माप होगा, ठीक है, एक संख्या होगा आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, हम इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना करने में प्रयोग करते हैं। तो हम देखिए जो भी रेखाखंड है उसकी जो लंबाई है, लंबाई के माध्यम से हम 2 रेखाओं की तुलना करते हैं। अभी इसको समझिए कि कैसे तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण में दिया हुआ है, 2 रेखा दिया हुआ है। ठीक है, अभी समझते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, 2 रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 रेखाखंड हैं उनके बीच
क्या बोलते हैं, उनकी तुलना करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका जो लंबाई है दो रेखाखंड का, उनके बीच एक क्या करेंगे, संबंध ये करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, संबंध बनाएंगे, तब हम उनकी तुलना करेंगे। अब देखिए कि दो रेखाखंड है, उनकी लंबाई की तुलना करने के लिए, उनके बीच संबंध बनाने के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं, ठीक है। एक तरीका है मोटा मोटी में हम लोग करते हैं, जैसे कि देख कर का तुलना, देख कर तुलना, मतलब देखते हैं और तुलना कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखाखंड ये वाला है, ए बी है, और एक सी डी है, ठीक है, ये दो रेखाखंड हुए। हम देख करके बता सकते हैं कि सी डी जो है ए बी से छोटा है, ठीक है, ये तुलना हम कर दिए, ठीक है। दोनों के लंबाई के बीच में संबंध हम क्या बनाया हमने, कि ए बी है बड़ा रेखाखंड है और सी डी छोटा रेखाखंड है उसके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, केवल आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा उपरोक्त में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं ये वाला बड़ा है रेखाखंड, ठीक है। अभी आपको परेशानी होगा, ठीक है, अभी देखिए आपको क्या होता है आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि रेखाखंड ए बी क्या है, बड़ा है, ठीक है, परंतु आप अपने सामान्य निर्णय लेने के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरणतः निम्नलिखित रेखाखंडों को देखिए आप जो जिसे देख करके हम तुलना कर रहे हैं, तो हमेशा ये सही नहीं हो सकता है, हमेशा हम जो डिसीजन लेते हैं वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो ये वाला जो दो रेखाखंड दिया हुआ है, इसमें से दोनों में जो लंबाई का अंतर है बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना है कि हम आराम से उसकी तुलना कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कौन वाला बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाखंड को देखिए, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड को देखिए, यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों का अंतर स्पष्ट नहीं है, अतः हमें तुलना करने की अन्य विधियों की आवश्यकता है। देखिए अभी जब भी हम क्या करते हैं ना, हम तुलना करना शुरू करते हैं तो अलग अलग विधि अपने विधि का इजाद करते हैं, अलग अलग विधि हम बनाते हैं। अब क्या होता है कि हमें परेशानियां होने लगता है। जैसे कि हमने क्या किया था, सबसे पहला विधि हमारा था कि ठीक है भाई हम देख के तुलना कर लेते हैं, दो रेखाखंड दिया हुआ है तो ठीक है, हम जब तक इस तरह के रेखाखंड हमें मिल रहे थे, एक बड़ा एक छोटा, बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तब तक हम तुलना कर पा रहे थे। लेकिन हमें परेशानी कब शुरू हुआ, परेशानी शुरू हुआ यहाँ से। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ससरा बराबरे दिख रहा है। अब जो दो बराबर दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, जो हमारा जो विधि था, हमारा जो तरीका था इनकी तुलना करने की, देख करके तुलना करते थे, वो फेल हो गया। अब हमको दूसरा विधि अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वास्तव में संलग्न आकृति ए बी और पी क्यू एक ही लंबाई है, ठीक है, वास्तव में इनका लंबाई एक है, ठीक है, यह इतना स्पष्ट नहीं है, ये भी इतना स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हमें रेखाखंडों की तुलना करने के लिए और अच्छी विधियों की आवश्यकता है। तो ठीक है, अभी पहला विधि था फेल हो गया, कहाँ पे फेल हो गया वो दिख गया। अभी और इससे अच्छा विधि की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा अगला विधि क्या है, अक्ष द्वारा तुलना। जैसे कि ए बी और सी डी दो रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी और सी डी की तुलना करने के लिए हम एक अक्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम अक्ष कागज पर सी डी का अक्ष खींचते हैं और इस अक्ष कागज पर बने रेखाखंड को ए बी पर रखते हैं, ठीक है। अक्ष का विधि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कागज लेना है, ठीक है, उसमें सी डी का अक्ष खींचना है। ये जो सी डी है इसका अक्ष खींचना है, ठीक है, लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, उसमें इसको रखेंगे, ए बी को रखेंगे, ए बी को उसमें रखेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं दोनों को, ठीक है। तो वहाँ से पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या अब आप बता सकते हैं कि ए बी और सी डी में कौन सा बड़ा है? यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उस अन्य रेखाखंड की भी अक्ष खींचना पड़ेगा। यह कठिन है क्योंकि यह रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो आप सदैव रेखाखंड का अक्ष नहीं खींचते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात क्या है कि ये दूसरा विधि क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे और पेपर में क्या करेंगे, इसका अक्ष खींच देंगे, सीडी का अक्ष खींच देंगे, ठीक है। मान लीजिए खींच दिए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए सीडी का लंबाई इतना है, अब उसके ऊपर हम ए बी को रखेंगे। मान लीजिए कि ए बी बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, ऐसे रखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ सी डी है और यहाँ से यहाँ ए बी है और यहाँ से सी डी है, ठीक है। तो यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि ए बी बड़ा है, उदाहरण की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें परेशानी क्या होगा, अगर बहुत सारा रेखाखंड है
उनको अगर उनकी तुलना करना है तो आपको बार बार सबका अक्स खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही तरीका, उतना अच्छा कारगर तरीका नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस पे ये निर्भर करता है कि जो आप अक्स बना रहे हैं कितना शुद्धता की तरह से, शुद्धता से बना रहे हैं, मतलब कितना क्लीन बना रहे हैं, कितना नीट एंड क्लीन बना रहे हैं। और वो आपको जो अक्स बना रहे हैं एकदम बिल्कुल जितना मेजरमेंट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है। अगला विधि क्या है, रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। देखिए इसको डिवाइडर बोलते हैं, इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है। आप निजी जिंदगी में आप बहुत इस्तेमाल करते होंगे इसका। क्या आप अपने ज्यामितीय बॉक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं? ज्यामितीय बॉक्स एक होता है, ठीक है। एक ज्यामितीय बॉक्स इस तरह का होता है, वो खोलने वाला खुलता है, उसके अंदर ये सब रहता है, ये रहता है, ये रहता है, प्रोटेक्टर रहता है और बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है उसमें, ठीक है। पेंसिल भी दिया जाता है, रबर भी दिया जाता है, बहुत सारे चीज़ें रहते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप पहचानते हैं कि उन्हें मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी होता है। देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे अन्य वस्तुएं होती हैं, उसके अलावे क्या क्या होते हैं, रूलर और डिवाइडर दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि रूलर पर चिन्ह किस प्रकार की अंकित है। रूलर पे जो चिन्ह दिया हुआ किस प्रकार अंकित है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये ध्यान देना है, यह 15 बराबर भागों में विभाजित है। यहाँ पे देखिए 0 से शुरू होता है, यहाँ से 15, तो 15 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। और ये जो भाग है इसका लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर एक भाग का लंबाई 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रूलर की लंबाई कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इनमें से प्रत्येक भाग को आगे उप विभाजित किया गया है। कैसे, इस पर उप विभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है। देखिए ये जो प्रोटेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी छोटा छोटा विभाजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से विभाजित किया गया है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। अब ये छोटे छोटे भाग होते हैं, उनकी लंबाई क्या है भाई, ठीक है। तो प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रत्येक सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसको 10 उप विभाजित भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उप विभाजित भाग 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है उसका छोटा वाला भाग कितना होना चाहिए, 1 मिलीमीटर है। मतलब यहाँ से छोटा छोटा भाग किए ना, 1 मिलीमीटर का लंबाई है उसमें, ठीक है। एक मतलब क्या हुआ कि 10 भागों में विभाजित किया गया है, तो कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया। तो 10 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे। 7.7 सेंटीमीटर का अर्थ क्या है, ये समझना होगा आपको। देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए रेखाखंड AB की लंबाई मापनी है, रूलर के शून्य चिन्ह को A पर रखिए। देखिए यहाँ पे है एक रेखाखंड AB है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखाखंड क्या है, AB एक रेखाखंड है। उसको कहाँ पे रखा गया, A वाला जो है बिंदु है उसको कहाँ पे रखना है, 0 पे रखना है, और B को रखना है उसी तरह से B के सम्मुख चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि यह लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। हम इसे लंबाई AB इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या केवल 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में भी त्रुटि की संभावना रहती है। रूलर की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक रेखाखंड था, इसको नापना था, इसको मापना था। तो हमने क्या किया कि एक बिंदु को हमने कहाँ रखा, इसका 0 पे रखा, उसी के आधार पर इसको इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 5.8 है, इसको लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर, या फिर 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह से होगा। तो इसी को हम 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को हम 5.8 लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या त्रुटि हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इसका रूलर का मोटाई है, उसके कारण पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई है। तो इसमें देखिए रूलर का मोटाई ज़्यादा मोटा होगा, तो इसमें चिन्ह जो दिया गया है, अंकित चिन्ह, ये सब इनको पढ़ने में थोड़ा
कठिनाई हो सकता है हमें, ठीक है। ठीक है, तो स्थिति के कारण त्रुटि। सही माप लेने के लिए हम आँख की स्थिति सही होनी चाहिए, आँख को चिन्ह के ठीक ऊपर रखा जाए, अन्यथा तिरछा देखने पर त्रुटि हो सकती है। तो कैसे मापना है अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया इस पिक्चर के माध्यम से। आँख को सीधा ऊपर रखना है, ठीक है। आपकी आँख की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब इसकी अच्छे से हम इसकी माप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं, क्या इससे और कोई अच्छी विधि है। आइए लंबाई मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम 2-3 विधि देख लिए, अब डिवाइडर का प्रयोग से हम कैसे लंबाई मापते हैं ये देखना है, ठीक है। डिवाइडर को खोलिए, इसकी एक भुजा को अंत बिंदु को ए पर रखिए और दूसरी भुजा को अंत बिंदु को बी पर रखिए। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि एक अंत बिंदु रूलर के शून्य चिन्ह पर रहे और दूसरे अंत बिंदु सम्मुख चिन्ह को पढ़िए। यही रेखाखंड ए बी की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे कि ये डिवाइडर था आपका, ठीक है। तो डिवाइडर को इस तरह से खोलिए, एक बिंदु एक भाग को यहाँ पे रखिए, ए पर रखिए और दूसरे भाग को बी पर रखिए। अब क्या करना है, आपको इस डिवाइडर को उठाना है और यहाँ पे रखना है। किस पे रखना है, रूलर में रखना है। तो रूलर में एक को यहाँ पे 0 पे रखना है, शून्य पे रहना चाहिए, इस तरह से रखना है, और दूसरा इधर रहना चाहिए। अब यहाँ से आप पढ़िए कि रूलर में आपका कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी लंबाई की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म होता है ये कि कैसे मापने की विधि क्या क्या थी, ठीक है। तो इस पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है 5.1। अगर आपको बहुत ऊपर वाला सारा चीज़ समझ में आ गया, ये सब सारे चीज़ समझ में आ गए हैं, सारे विधि समझ में आ गए कैसे मापना है, ठीक है, कैसे तुलना करना है, तो आप आराम से ये इसमें जितने मौजूद क्वेश्चन है बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ सवाल दिए हुए हैं कि प्रयास कीजिए, एक पोस्ट कार्ड लीजिए, ठीक है, उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके इसकी 2 आसन भुजाओं को मापिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड इस तरह से होता है, छोटा सा होता है, तो इसमें आपकी इसकी भुजाओं को मापना है, ठीक है। कौन से तकनीक का इस्तेमाल करके, ये अभी मापने का विधि दिया गया था, एक ये प्रोटेक्टर का विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूलर का विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्स बना के भी बना सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों, ठीक है। डिवाइडर और रूलर का प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं की मापिए, ठीक है। तो ये दूसरी सवाल है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कोण, समकोण और ऋजु कोण के बारे में, ठीक है, अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले कोण के बारे में। कोण में कौन कौन से कोण को पढ़ेंगे, समकोण और ऋजु कोण के बारे में पढ़ेंगे। समकोण और ऋजु कोण क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान चीज़ है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप देखिए एनसीईआरटी किताब जो है उसको एक तरह से आप मान लीजिए कि क्या है, एक दोस्त है या एक शिक्षक है, वो आपसे उससे आप बात करना चाह रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे, वो ऐसे बात करेंगे जैसे उसके शब्दों को पढ़कर बात करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने एक दोस्त है, जो किताब है, जो आपसे बोल रहा है, आपने भूगोल में दिशाओं के बारे में सुना है। ज्योग्राफी का जो बुक होता है, जो भूगोल है, उसमें आपने किसके बारे में पढ़ सुना है, दिशाओं के बारे में, ठीक है। हम जानते हैं कि चीन, जो चाइना जो एक देश है, भारत के उत्तर में है और श्रीलंका दक्षिण में है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण दिशा में है और चाइना जो है भारत का उत्तर दिशा में है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है, कुल मिलाकर 4 दिशाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ये पता है कि जो सूरज होता है, जो निकलता है, वो पूरब की दिशा में निकलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है। और किधर डूबता हुआ नजर आता है, पश्चिम दिशा में नजर आता है कि डूब रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो ये है उत्तर, जिसको नॉर्थ बोला जाता है, ठीक है। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलेंगे, एन से दिखा सकते हैं, दक्षिण को साउथ और पूर्व को ईस्ट और पश्चिम को वेस्ट, ठीक है। सबका सिंबल है, जो बड़ा शुरुआत वाला जो लेटर है उसको उससे दिखा सकते हैं, जैसे कि वेस्ट को W,
ईस्ट को ई से दिखा सकते हैं, साउथ को एस से दिखा सकते हैं और नॉर्थ को एन से दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या आता है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है? देखिए यहाँ पे जो 4 दिशाएं हम हमें मालूम है कुल कितने दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं। तो कौन कौन से हैं? नॉर्थ है, उत्तर है, साउथ है, दक्षिण है, ईस्ट है जिसको पूर्व बोलते हैं, और वेस्ट है जिसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, तो ये जो 4 दिशाएं हैं किसके किसके विपरीत हैं? जैसे कि नॉर्थ जो दिशा है, नॉर्थ उत्तर, इसके विपरीत में कौन सा दिशा है? ठीक है, पश्चिम के विपरीत में कौन सी दिशाएं हैं? पश्चिम कौन सा है? साउथ है। साउथ को हम क्या बोल, नहीं सॉरी, वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं। तो वेस्ट अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसके विपरीत में कौन सा दिशा होगा? ठीक है, ये आपसे एक बहुत सरल सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? आप पहले से जो जानते हैं उसे याद कीजिए। अब हम इस ज्ञान का प्रयोग कोनों के कुछ गुणों को सीखने में करेंगे। ठीक है, पहले से आपको क्या पता है वो आप रिकॉल कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं आगे। इन्हें देखिए, उत्तर की ओर मुंह कर कर खड़े होइए। यहाँ देखिए उत्तर जो दिशा है वहाँ पे उधर आपको चेहरा करके खड़े होना है। ठीक है, घड़ी की दिशा, ठीक है, क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, ये उत्तर की दिशा इधर नॉर्थ। तो आपको किधर घूमना है? ये घड़ी की दिशा में घूमना है। देखिए मान लीजिए घड़ी होता है तो ये मतलब कि घड़ी का कांटा है ये, तो किस दिशा में घड़ी घूमती है? घड़ी इस दिशा में घूमती है, इस दिशा में। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो इस दिशा में आपको घूमना है। ठीक है, पूर्व की ओर घूमना है। देखिए 4 जो दिशा होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 चीज़ दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ होता है। जो उत्तर जो दिशा होता है उसके विपरीत में साउथ होता है, और ईस्ट के दिशा में और विपरीत में वेस्ट होता है। आपको क्या बोला है कि आप यहाँ पे खड़ा रहिए, किधर आपको चेहरा करना है? नॉर्थ की तरफ चेहरा करना है। इधर आपको फिर इधर से घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी इधर से इधर घूमती है, ऐसे घूम जाना है। किधर किधर घूमना है? ईस्ट के तरफ घूमना है। ठीक है, यहाँ पर घूमे आप, एक समकोण राइट एंगल के बराबर घूम गए हैं। तो यहाँ से यहाँ जो दिशा घूमे हैं ये एक समकोण बराबर है, राइट एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं समकोण। घड़ी की दिशा में समकोण, एक समकोण और घूमिए। आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब यहाँ से एक बार घूमे यहाँ पर, फिर एक बार और घूम जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेहरा देखिए आपका इधर अगर कर रहे हैं तो ये दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, तो ये दिशा है दक्षिण दिशा है। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा, वामार्ग दिशा जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, में समकोण घूम जाते हैं तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? यह पुनः पूर्व है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फिर यहाँ पे खड़े हैं, आपको विपरीत दिशा में एक बार घूमना है तो कहाँ पे खड़ा होइएगा? इधर दिशा में खड़ा हो जाएगा, तो ये पूर्व हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों होगा यहाँ पे पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, घूम के देखना है। पहले क्या था कि ऐसे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, इधर से आपने घुमा तो ये वाला है पूर्व दिशा में है, फिर एक बार घूम गए तो यहाँ साउथ वाला दिशा में है, साउथ का, फिर से वापस गए तो ये ईस्ट का दिशा में हो गया। विपरीत घूमने के लिए बोल रहा है, तो ये ऐसे घूमना क्या हो गया? घड़ी की दिशा में हो गया। ऐसे घूमना क्या हो गया? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ समझाया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित स्थितियों को देखिए। ठीक है, आप उत्तर की ओर मुंह कर कर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे है, आप पहली जो है यहाँ पे दिया हुआ इसमें उत्तर की ओर करके अपना चेहरा जो है उत्तर की ओर करके खड़े हुए हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर आप पूर्व की ओर मुंह करके मुंह किए खड़े हैं। तो यहाँ पे घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, एक समकोण के बराबर घूमना है, एक समकोण के बराबर घूमना है। ठीक है, तो आप इधर देखिएगा तो आप इस तरफ से इस तरफ अपना चेहरा करके अभी खड़े हैं। ठीक है, एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हैं। तो एक बार यहाँ से घूम गए, फिर एक बार घूम गए, तो आपको इधर इस दिशा में अभी खड़े हुए हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक घूमने में आप 2 समकोण घूम गए हैं। क्या यह 2 समकोण एक घूर्णन के बराबर नहीं है? उत्तर से पूर्व तक घूमना घूर्णन एक समकोण के बराबर घूमना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक घूमना 2 समकोणों के बराबर घूमना है। इसे एक ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ एक सीधी रेखा है। यहाँ देखिए आप क्या होता है कि जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए होते हैं, यहाँ से 2 समकोण के बराबर घूमेंगे, अगर 2 समकोण के बराबर घूमेंगे तो एक घूर्णन की दिशा हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ऋजु कोण, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
इसी को बोलते हैं रिजु कोण और एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो रिजु कोण और समकोण में अंतर क्या है कि देखिए यहाँ नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ है इधर, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है। एक बार घूमे पश्चिम की ओर, ठीक है, एक बार घूमे और इधर के पूर्व की ओर खड़े हो गए तो ये हो गया समकोण, और एक बार समकोण घूम गए तो ये पहुंच गए रिजु कोण, ये हो गया रिजु कोण, ठीक है। ठीक है, एक रिजु कोण के बराबर घूमिए। अब आप किस दिशा में मुंह किए खड़े हैं? आप उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़े हैं, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पर थे? अभी घूम के आप रिजु कोण, जैसे कि नॉर्थ में इधर साइड खड़े थे तो एक आप रिजु कोण बनाए हुए थे, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है, इस साइड खड़े हुए थे। फिर से आप एक रिजु कोण बनाना है, मतलब क्या हुआ कि दो समकोण के बराबर घूमना है। इतना घूमने के बाद फिर से वापस आप किस ओर अपना चेहरा करके खड़े हो जाएंगे? नॉर्थ की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। उत्तर से दक्षिण तक घूमने के लिए आप एक रिजु कोण के बराबर घूमे हैं। पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक रिजु कोण के बराबर घूमे हैं। इस प्रकार दो रिजु कोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, आप इधर खड़े हुए हैं इस साइड करके, अभी आप चेहरा करके खड़े हुए हैं नॉर्थ के साइड, ठीक है। इधर से दो रिजु कोण अगर घूमेंगे तो आप पुनः वहाँ पे आ जाएंगे, मतलब एक रिजु कोण यहाँ पहुँचेंगे, दूसरा रिजु कोण में यहाँ पहुँचेंगे, तो पुनः इस दिशा में आप फिर चेहरा करके खड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहा है किताब, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितने समकोण घूमेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं इस तरह, ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ से एक बार घूमना है, फिर यहाँ पहुँचना है, तो कितने समकोण के बराबर आप घूमेंगे, ठीक है। आप सोच के बताइए, एक ही दिशा में दो रिजु कोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, यह एक पूरा चक्कर घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। तो एक बार एक पूरा घूम जाइएगा तो संपूर्ण कोण कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे पूछा गया था, ऐसा सवाल पूछ सकता है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस दिशा में अपना चेहरा करके खड़ा हुआ है, मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। आप कितना रिजु कोण में आप अगर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा से घूम रहे हैं, तो कितना रिजु कोण घूमेंगे कि आप फिर से वापस वहीं पहुंच जाएंगे, या फिर कितना समकोण घूमेंगे कि फिर आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो रिजु कोण घूमेंगे, हम इसको इस तरह से बना दे रहे हैं। तो एक समकोण, दो, तीन, चार समकोण घूमेंगे तो आप फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे, और एक और दो रिजु कोण घूमेंगे तो फिर से वहीं पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम इन घूर्णनों रिवॉल्यूशन को एक घड़ी पर देख सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान तक पहुंचती है तो वह एक कोण एक पर घूम जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि घड़ी की एक सुई 12 से चलना प्रारंभ करके घूमती है और 12 पर पुनः पहुंच जाती है। क्या उसने एक घूर्णन पूरा नहीं किया? अतः उसने कितने समकोण घूम लिए हैं? इस उदाहरण को देखिए। यहाँ पे देखिए, अभी हमने समझाया कि क्या होता है कि एक घड़ी का जो सुई है 12 पे पहले खड़ी है, ठीक है। यहाँ से इधर घूमी, इधर पहुँची, फिर इधर पहुँची, यहाँ से फिर इधर पहुँची, तो यहाँ से फिर इधर पहुँची वापस। तो 12 से स्टार्ट करके शुरू करके 12 पे आने पे 4 समकोण के बराबर घूमती है और 2 रिजु कोण के बराबर घूमती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, प्रयास कीजिएगा कि आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? जो आधा घूर्णन होगा, ये देखिए ऐसे है, यहाँ पे खड़ा है तो पूरा घूर्णन यहाँ हो गया, लेकिन आधा घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या होगा? रिजु कोण हो जाएगा। एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या होगा? तो एक चौथाई मतलब क्या हुआ कि पूरा एक होता है, पूरा घूमना क्या हुआ? ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे वापस आना पूरा घूमना हो गया। एक चौथाई कहने का मतलब क्या हुआ? इसको एक से 4 से भाग दे दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला हो गया। इसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, ठीक है। एक घड़ी पर आधे घूर्णन और एक चौथाई घूर्णन और 3 चौथाई घूर्णन के लिए 5 अन्य स्थितियाँ दीजिए, यहाँ पे देना है। तो ये आसान है। यहाँ पे कुछ सवाल है, तो अगर ऊपर का सारा चीज़ समकोण, रिजु कोण ये सब समझ में आ गया है तो ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हाँ हेलो दोस्तों, तो पिछली कक्षा में हम कहाँ तक पढ़ाई किए थे? समकोण के बारे में और रिजु कोण के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फिर से जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है,
ये है 5.4 एनसीईआरटी का। उसमें क्या पढ़ना है, कौन सा कोण के बारे में, न्यून कोण के बारे में पढ़ना है, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, इन 3 कोणों के बारे में पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी, हम बार बार ये बात मैं कहता आ रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या हो रहा है, वही काम करने वाले हैं हम अभी। आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने सिखाया जा रहा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। हमने देखा कि एक समकोण और एक ऋजु कोण का क्या अर्थ है, ये तो हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि ऋजु कोण का क्या मतलब होता है, समकोण का क्या मतलब होता है। परंतु जो कोण हमें देखने को मिलते हैं वे सदैव इन कोणों के प्रकारों के ही नहीं होते। तो जितने भी कोण हम अक्सर देखा करते हैं वो न समकोण होते हैं, न ही ऋजु कोण होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि एक सीढ़ी द्वारा दीवार से बनाया गया कोण न तो समकोण है और न ही ऋजु कोण है। या देखिए ये एक दीवार है, ये वाला दीवार है, क्या है, दीवार है, इसमें एक सीढ़ी लगा दिया है हम। सीढ़ी लगाने के बाद अब सीढ़ी कहाँ कहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, ठीक है। न ही समकोण है न ही ऋजु कोण है, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से। तो ये समकोण न समकोण है न ही ऋजु कोण है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सोचिए और चर्चा कीजिए, ठीक है, और लिखिए क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से छोटे हैं। आपको सोचना है कि कुछ ऐसे कोण भी हो सकते हैं कि वो समकोण से छोटे होंगे। क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से बड़े होते हैं। तो आपने समकोण के बारे में पढ़ा है कि समकोण क्या होता है, तो आपको सोचना है कि कुछ ऐसे कोण भी हैं क्या जो समकोण से छोटे होते हैं, कुछ ऐसे कोण भी हैं क्या जो समकोण से बड़े होते हैं, ठीक है। क्या आपने बढ़ई द्वारा वर्ग देखा है। जो बढ़ई का वर्ग होता है, बढ़ई जानते हैं आप लोग, जानते होंगे गांव में, तो एक वर्ग होता है, यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल जैसा होता है। देखिए ये जो एल है, अंग्रेजी का वर्णमाला होता है ना, एल ऐसे सीधा एकदम एल जैसा होता है उसका वर्ग। और ये कितना इसका एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वह इससे समकोणों की जांच करता है। ये यही वर्ग का इस्तेमाल करके जो किसी भी कोण को जांच करना रहता है वो समकोण है कि नहीं, उससे जांच करता है, ठीक है। हम भी समकोणों की जांच करने के लिए इसी प्रकार के टेस्टर को बनाएं। तो चलिए हम लोग इस प्रकार का टेस्टर को कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। आपको क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है, पेज का टुकड़ा लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है। कागज़ के टुकड़े को सबसे, देखिए मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, उसको आधा आधा बीच से मोड़ दीजिए। बीच से मोड़ने के बाद ये क्या क्या बन गया, इस तरह से बन गया। फिर इसको एक बार फिर से इधर की ओर घुमा दीजिए, तो एक बार और मोड़ दिए, तो चरण 3 में सीधी किनारे पूरा मोड़िए, आपका टेस्टर तैयार है। तो ये देखिए बढ़ई का जो एल शेप का था ना, एल तरह का, ये भी एल बन गया है, ठीक है, एक तरह से। तो बढ़ई वाला जैसा था वैसा ही बन गया एकदम। अपने द्वारा बनाए गए समकोण टेस्टर को देखिए, क्या हम इसे आरए टेस्टर कहें। देखिए आप जो टेस्टर बनाए हैं वो बढ़िया है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये देखना है कि इसको आप क्या आरए टेस्टर कह सकते हैं। आरए टेस्टर का मतलब क्या होता है कि समकोण को जांच करता है, समकोण का जांच करता है। तो ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से एल है, इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खड़ा है, तो ये जो किनारा है ये दूसरे पर सीधा सीधा खड़ा है, हाँ, तो इसको हम आरए टेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है, ठीक है, कोन वाला कोई भी आकार दिया हुआ है, मतलब कोन का मतलब क्या हुआ, ये एक आकार है, ठीक है, ये भी एक आकार है, इसमें क्या है, कोन है, देख रहे हैं यहाँ पे कोन दिख रहा है आपको, ये कोनों वाला आकार यही बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोनों वाला एक आकार दिया हुआ है, एक ऐसा आकार दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा किसी भी तरह का आकार हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सब क्या है, कोन वाला आकार है, ठीक है। आप इसके कोनों पर बने कोनों की जांच आरए टेस्टर द्वारा कर सकते हैं। अब आरए टेस्टर को आप यहाँ रख के इसका जांच कर सकते हैं कि क्या ये समकोण है कि नहीं है, ठीक है। क्या इसके किनारे एक कागज के कोनों से दिखाई देते हैं, यदि हाँ तो ये समकोण दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो आरए टेस्टर बनाए हैं, जो कोण बनाए हैं कागज का, ठीक है, इसमें अगर फिट बैठ जाता है, जो भी एंगल है, यहाँ पे अगर कागज को मान लीजिए कि ये एक कोण वाला शेप है, इसके ऊपर अगर कागज को रखते हैं, अगर पूरा पूरा बढ़िया से फिट बैठता है तो क्या हो गया, ये समकोण हो गया, ठीक है, या अर्थात नहीं है। आपको मतलब कुछ सवाल दिए गए हैं, देखिए प्रयास कीजिए। घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 5 तक चलती है, देखिए यहाँ से 12 है, यहाँ से 5 तक चलती है, पहले दोनों सुई यहाँ पे रहती है,
एक सुई यहाँ 12 में है, दूसरा सुई 5 तक चली, इसका क्या घूर्णन एक समकोण से अधिक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो चला ये घूर्णन एक समकोण से अधिक है या नहीं है? क्या करना है इसके लिए? यहाँ पे जो आपने टेस्टर तैयार किया उसको आपको एक सिरा यहाँ पे रखना है, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये समकोण से अधिक है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखने में लग रहा है ये अधिक है, क्योंकि समकोण इस तरह से होगा, 12 से इधर इतना में समकोण होगा, लेकिन ये समकोण से अधिक है। ठीक है, इसी तरह से इसका जांच कर सकते हैं, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, सभी का जांच कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अब देखिए अन्य नाम, इनके जो अभी तक हमने पढ़ा था रिजु कोण, समकोण के बारे में पढ़ा था, उसके अलावे भी कुछ कुछ अलग अलग तरह के कोण होते हैं। कुछ समकोण से बड़े होते हैं, रिजु कोण से बड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह के कोण भी होते हैं। तो अन्य नाम में क्या हो गया कि न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, ये कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो समकोण क्या होता है आपका, ये होता है समकोण 90 डिग्री हो गया। इससे छोटा जो भी होगा वो होगा न्यून कोण कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, ये आपका न्यून कोण हुआ, ये आपका न्यून कोण हुआ। ये कितना है, 90 से छोटा है, ये आपका न्यून कोण। ये सारे क्या है, न्यून कोण है। इसके उदाहरण देख लीजिए, छत की ऊपरी सिरा, छत जो आपका घर का छत होता है, जो उसका ऊपर वाला सिरा होता है, किस तरह से, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है। ऐसे नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा, तो ये होता है न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए शीशों में ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला कोण, ये भी आपका न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, पुस्तक खोलना, आप किताब जब खोलते हैं तो यहाँ तक खोलते हैं ना, तो ये आपका न्यून कोण कहला जाएगा, इतना खोलना। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक घूर्णन के 1/4 से छोटा है? अपने आरे टेस्टर से इनकी जांच कीजिए। तो देखिए एक घूर्णन क्या होता है, देखिए हम बता रहे हैं। अगर यहाँ से चलना शुरू किए, यहीं पे चल के वापस आ गए, तो एक घूर्णन कहलाता है। ठीक है, एक घूर्णन का 1/4 अगर निकालिएगा तो वो क्या होगा, समकोण कहलाएगा। और इनमें जितने भी आकार आपको दिखाए गए हैं, जो भी आकार आपको दिखाया गया है यहाँ पे, सारा आकार एक घूर्णन का 1/4 से कम है, 1/4 से कम है। मतलब समझिए, अभी देखिए हम इसका 1/4 अगर निकालना चाहें, देखिए सबका हम बताते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका 1/4 हम निकालना चाहें तो ये होगा, एक घूर्णन का 1/4 ये वाला होगा, लेकिन इससे छोटा ये वाला है। इसका 1/4 निकालना चाहें तो ये वाला होगा आपका, ये वाला। ठीक है, तो ये इससे छोटा है ये वाला। इसका 1/4 निकालना चाहेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका ए होगा। ठीक है, ये, लेकिन इससे छोटा ये वाला है, मतलब सारा 1/4 से छोटा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाएगा ये। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक रिजु कोण से छोटा है तो वह एक अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। समकोण से बड़ा होना चाहिए और रिजु कोण से छोटा होना चाहिए, मतलब यह 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और उससे रिजु कोण से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला घर का जो छत है, कुछ कुछ छत होता है कि छोटा होता है, कुछ कुछ छत होता है बड़ा होता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने की डेस्क, जो पुस्तक पढ़ने वाला डेस्क होता है, ये देखिए ये बड़ा है समकोण से, रिजु कोण से छोटा है। क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक 1/4 घूर्णन से अधिक है और 1/2 घूर्णन से कम है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आए, तो ये 1/4 वाला, ये वाला भाग आपका 1/4 हो गया, ये वाला भाग। ठीक है, और ये वाला भाग आपका क्या होगा, आधा हो गया आपका। तो आधा से कम और 1/4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1/4 से कम जो बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पिछले उदाहरण कौन से, ये वाला उदाहरण हो गया, ये उदाहरण है। आप इसमें से न्यून कोण और अधिक कोण का पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख के बताया जा सकता है कि ये वाला कोण आपका क्या होगा, ये वाला कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण। ठीक है, ये कोण आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि ये समकोण से छोटा है। ठीक है, तो समकोण से छोटा है तो ये क्या हो गया, न्यून कोण कहलाएगा, ऊपर वाला अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम तीन कोणों के बारे में पढ़ना है जो समकोण और रिजु कोण से अलग है। ठीक है, तो एक प्रतिवर्ती कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है, एक रिजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है। घड़ी पर कोण को देखिए, यहाँ पे जो घड़ी है इसको कोण को देखिए। आपने जो इससे पहले आकृतियां बनाई थी, क्या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे?
आप इसकी जांच किस प्रकार करेंगे? अभी देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि एक ऋजु कोण होता है उससे बड़ा होता है। तो ऋजु कोण क्या होता है आपका? ऋजु कोण आपका ये वाला कोण ऋजु कोण कहलाएगा, ये वाला कोण। और संपूर्ण कोण क्या होगा आपका? संपूर्ण कोण ये वाला संपूर्ण कोण कहलाएगा। ये पूरा ये ऋजु कोण, ये संपूर्ण कोण। मतलब क्या हुआ कि एक बार पूरा घूम गए तो ये संपूर्ण कोण बना दिया, ठीक है, लेकिन आधा घूमे तो वो ऋजु कोण बनाया। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि ऋजु कोण से बड़ा होता है, मतलब इससे बड़ा, और इस संपूर्ण कोण से छोटा होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचे तो ये वाला जो कोण आपका होगा ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ये वाला कोण क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण। इसमें क्या देख रहे हैं कि ऋजु कोण से बड़ा है और संपूर्ण कोण से छोटा है। ये वाला संपूर्ण कोण है और ये वाला यहाँ तक ऋजु कोण है। यहाँ फिर वापस आएगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये घड़ी का सुई है, तो यहाँ से आप जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ऋजु कोण हो गया। मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण कोण से छोटा है और एक ऋजु कोण से बड़ा। ऋजु कोण यहीं तक होता, यहाँ तक क्या होता? ऋजु कोण। तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ऋजु कोण से बड़ा हो गया यहाँ तक और पूर्ण कोण से छोटा हो गया। इसी में आप अगर देखना चाहेंगे तो अधिक कोण भी इसी में है। तो ये वाला कोण क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। इधर से अगर देखिएगा तो ये क्या है कि ऋजु कोण से छोटा है, ठीक है, और समकोण से बड़ा है। तो इसका समकोण अगर देखना चाहेंगे तो ये समकोण होगा और ये ऋजु कोण हो गया, तो दोनों के बीच में है, तो इसको बोल देंगे हम अधिक कोण बोलेंगे। ये वाला को अधिक कोण बोलेंगे, ये वाला को ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है। आगे क्या है, ठीक है। तो आगे कुछ सवाल दिए गए हैं, प्रयास कीजिए, अपने आसपास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए जो कोण बना रहे हैं। ऐसी 10 स्थितियाँ लिखिए, ठीक है। तो आपको आसपास का देखना है, पता करना है कि ऋजु कोण है कि समकोण है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, कौन सा कोण है वो लिखना है आपको। अपने आसपास की आकृति को देखिए। तो आसपास की आकृति क्या क्या देख सकते हैं? आपके घर में टेबल होगा, टेबल देख सकते हैं, कुर्सी का कोण निकाल सकते हैं, और पलंग होगा उसका कोण निकाल सकते हैं। बहुत सारा अधिक चीज़ें रखी होंगी उसकी चीज़ें। आपके घर में किताब किस कोण में रखा हुआ है उस चीज़ का निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ करने के लिए। अब बात सिंपल सा है कि अगर आपको ऊपर वाला चीज़ समझ में आया है तो ये प्रश्नावली 5.3 सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ऋजु कोण का देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच करना है आपको। तो ऋजु कोण कौन सा होगा इसमें से? समकोण कौन होगा, न्यून कोण कौन होगा, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। अभी सब हम बताए हैं, आप इसको एकदम बढ़िया से सॉल्व करके कमेंट में एकदम फटाफट बोलिए कि कौन सा होगा। 1 का आंसर ए होगा, ऐसे 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। फिर क्या है, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें से कौन वाला ऋजु कोण है और कौन वाला समकोण है, कौन वाला प्रतिवर्ती कोण है, कौन वाला अधिक कोण है, ये सब आपको लिखना है। तो ये सब आसान चीज़ है। आप हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोणों का मापन के बारे में। हमने पढ़ा है कि कोण क्या होता है, हमें मालूम है कि कोण क्या होता है। अब उसको मापना कैसे है, हम कैसे पता करेंगे कौन सा कोण कितना है, ठीक है, उसको कैसे मापेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी किताब क्या है, ये एक दोस्त की तरह है। इससे बातें कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए, तब मज़ा आएगा, समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आपने बनाए गए आरए टेस्टर की सहायता से, ठीक है, अपने बनाए गए आरए टेस्टर की सहायता से हमने कोणों की समकोण से तुलना की। देखिए, हमने पिछली कक्षा में, पिछली लेक्चर में देखे थे, हम क्या किए थे कि आरए टेस्टर बनाया था। आरए टेस्टर क्या करता था कि कौन सा कोण न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, इनको अलग अलग भागों में आपको बांट देता था। पता लगा, इससे आरए टेस्टर से पता चलता था कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, ये हम पता कर सकते थे आरए टेस्टर के माध्यम से। अगर आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके अच्छी तरह से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आरए टेस्टर क्या है और किस तरह से हम पता करते थे कौन सा कोण न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ये सब के बारे में। तो इससे देखिए, सिंपल तरह से हम कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत करने में भी सामर्थ्य हो गए थे कि जितने भी कोण होते हैं उनको हम लोग अलग अलग तरह के कोण में हम वर्गीकृत कर पा रहे थे, ठीक है।
परंतु दिक्कत, देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रहा है कि परंतु इससे कोनों की परिशुद्धता की तुलना नहीं हो पाती। कोनों परिशुद्धता मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोण है, मान लीजिए कि ये एक कोण है, ये एक कोण है, ठीक है, और एक दूसरा कोण ये है। आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब उससे उससे माप करके आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। आप इस कोण का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है, वो आप पता नहीं कर सकते हैं। किससे? आरए टेस्टर के माध्यम से। आरए टेस्टर कुछ नहीं, आरए टेस्टर बस इतना ही बताता है कि कौन सा कोण बड़ा है, न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, ये इसमें इस चीज़ में वर्गीकृत कर देता है, लेकिन कौन सा कोण का जो मापन होगा, कितना होगा, वो नहीं बताता है, ठीक है। इससे यह पता नहीं लगता कि दिए हुए दो अधिक कोणों में बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसीलिए कोणों की तुलना अधिक परिशुद्धता से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें माप लिया जाए। ऐसा हम एक चांदे, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, की सहायता से कर सकते हैं। देखिए प्रोटेक्टर एक तरह का कुछ ये दिया हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इसको मापते हैं, ठीक है। किसी भी कोण को हम मापते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो चांद जिसको बोला जाता है, चांदे, ठीक है। कोण का माप, अब कोण का माप कैसे क्या करते हैं, तो हम अपनी इस माप को डिग्री कहते हैं। जो भी हम कोण का माप करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ये एक कोण है, ये कोण का माप, अगर इसका माप कितना होगा, मान लीजिए कि 80 डिग्री होगा, 80 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 डिग्री बोलते हैं, 80 डिग्री, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। तो इसको जो मापते हैं, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इसका अंश जो है वो क्या है, डिग्री है, मापन। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, मतलब एक डिग्री कहलाता है। हम 360 अंश कहने के लिए 360 डिग्री लिखते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि ऐसे है, कुछ कोण है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मापन है, ये अगर एक बार यहाँ से यहाँ तक मुड़ जाइएगा तो इसको 360 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 360 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसको अगर पूरे कोण को लिखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 360 डिग्री लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि एक कोण ऐसे, इसका मापन है 50 डिग्री, तो इसको 50 डिग्री इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक जो ये होता है, इसको 360 बराबर बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। 1/2 घूर्णन में कितनी डिग्री है, एक समकोण में कितनी डिग्री है। तो देखिए एक घूर्णन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1/2 में कितना हो जाएगा, 360/2, मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक रिजु कोण में कितनी डिग्री है, कितने समकोणों से 180 डिग्री बनते हैं, कितने समकोणों से 360 बनते हैं। देखिए इतने सारे जो सवाल हैं आप आराम से बना सकते हैं। पिछली कक्षा आपने किया है, अगर आप पिछली लेक्चर पढ़े हैं तो बना सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बना सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो आप अगर क्या कीजिए कि ये क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, सिंपल सा आपको देखना है, इन सवालों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्हें आपको कुछ करने के लिए दिया गया है कि एक चूड़ी की सहायता से वृत्ताकार आकृति बनाइए या इसी मान की एक वृत्ताकार शीट बनाइए। तो आपको कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना है। तो ये सारे जो भी सवाल हैं वो आप खुद से करके बताइएगा, ठीक है। इतने सारे सवाल दिए गए हैं, ये करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है चंदा के बारे में, चांदा के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। इसी से हम मापन करते हैं, किसी भी डिग्री, किसी भी कोण का माप किया जाता है, ठीक है। आपके ज्यामिति बॉक्स में आपको चांदा बनाया मिल जाएगा। देखिए चांदा इस टाइप का होता है। अगर आपके पास ज्यामिति बॉक्स है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको बचपन में, याद नहीं आ रहा है, तो वो बॉक्स जो होता है उसमें ये आपको मिलेगा। उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, पेंसिल रहता है, स्केल रहता है, प्रोटेक्टर इसको जो बोलते ये रहता है, और काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो उसमें आपको ये भी चीज़ एक मिलता है। तो आप अगर जनरली मतलब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप स्केल का मतलब समझते हैं। जो स्केल दिया हुआ रहता है कि आप समझते हैं कि इससे दूरी ना मापेंगे, किसी भी चीज़ का लंबाई मापेंगे, इतना मालूम है।
लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि इससे कौन सी नापेंगे बबुआ, इससे भी तो कुछ नापना है। तो इससे नापने, इसको कैसे नापते हैं अभी आपको समझ में आ रहा है कि इससे कोण को मापा जाता है। इसके वक्रीय किनारे एज को 180 भागों में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक क्या है, चांदा है, इसको कितना भागों में बांटा गया, 180 भागों में बांटा गया है, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो कैसे कैसे करके बांटा गया है, यहाँ पे यहाँ 0 से लेके यहाँ 10, 20, 30 ऐसे करके बांटा गया है। अब उसको देखिए यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके मतलब 180 भागों में यहाँ पे इस तरह से बांटा गया है इसको। प्रत्येक भाग एक अंश या फिर डिग्री, ये जो छोटा वाला भाग है 0 से 1 में जाएंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, 0 से 2 में जाएंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसी तरह से 0 से 10 तक अगर जाते हैं यहाँ से 0 से 10 तक यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इधर से जा रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन में देखना है। यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, कैसे करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे जैसे कि अगर किसी भी वस्तु, अभी इसको समझेंगे, इस पर चिन्ह दाईं या बाईं से प्रारंभ करके क्रमशः बाईं या दाईं और 0 से लेके 180 डिग्री तक लगे हैं। अगर इधर से हम प्रारंभ करते हैं इधर से, तो यहाँ से शुरू होता है तो 0 से लेके 180 डिग्री तक है। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं तो यहाँ से 0 से 180 डिग्री तक दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको किसी भी कोण का मेजरमेंट लेना है, माप लेना है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई कोण ABC को मापना चाहते हैं, तो देखिए ये कोण है ABC है, ये वाला कोण है क्या है ABC है, कितना डिग्री है मापना है। तो क्या करना है, ये जो चांदा है, प्रोटेक्टर है, इसको उठा के एकदम इसके ऊपर रखना है, ABC के अंदर रखना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चांदा है, ठीक है, ये जो चांद है इसको कहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसको इसके ऊपर रखना है। कैसे रखना है वो समझते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि चांद का जो ये वाला भाग है जहाँ पे M लिखा हुआ है, एकदम पॉइंट है, इसको सीधा सीधा B के ऊपर रखना है। देखिए ये वाला जो M वाला भाग है आपका B के ऊपर रखा हुआ है, B के ऊपर रखना है। और ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन किसके ऊपर रहना चाहिए, ये वाला लाइन होना चाहिए BC के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। ये जो एक कोण था, ये पहले से एक कोण है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, B के ऊपर M को रख दिए हम, मतलब ये चांद को जो ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर हम किसको रख दिए, B के ऊपर इसको रखें, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे। और ये लाइन जो BC है, ये लाइन किसके ऊपर है, ये वाला जो आपका लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसके ऊपर है, ये वाला लाइन BC के ऊपर है। ठीक है, BC के ऊपर है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये जो लाइनिया जा रहा है ससुराल ने, ये कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे मैच कहाँ पे कर रहा है, ये मैच कर रहा है यहाँ पे। एक बार बढ़िया से बना लेते हैं फोटोवा को। ठीक है, इधर तो लाइन इधर, ठीक है, ये लाइनिया जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे 40 डिग्री पे मैच कर रहा है। इन्हें से मापना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मापन कितना होगा, 40 डिग्री हो गया। अब पता चल रहा है कि किसी भी कोण को हम एकदम माप कर सकते हैं, इतना माप सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कितना डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है। जो हम ये नहीं कर पा रहे थे, आरे जो हमारा टेस्टर था, इसके माध्यम से हम ये माप नहीं पा रहे थे कि कितना डिग्री है। हम बस इतना बता सकते थे कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ये बता पा रहे थे कि इस तरह के कोण होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू एकदम 40 डिग्री ये हम नहीं बता पा रहे थे। किसके माध्यम से, वो आरे टेस्टर के माध्यम से। तो ये वाला फेल हो गया, हमको वहीं पे फेल हो गया। अब हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता करना, तो किसका मदद लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टर का मदद लेना पड़ेगा, जिसको हम चांदा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको मापना कैसे ये भी हम बता दिए हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके। ठीक है, इसी का विधि दिया हुआ है आगे कि कैसे कैसे क्या करना है। चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीधे किनारे मध्य बिंदु M को कोण को B के शीर्ष पर स्थित हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि चांदा को इस तरह से रखना है, जो M है B के शीर्ष पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, मध्य बिंदु। चांदे को इस प्रकार संयोजित कीजिए कि किरण BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे। जो चांदे को इस तरह से रखना है कि जो BC है, जो BC किरण है, इसी के अनुदिश रहना चाहिए। इसको इस तरह से रखना है, यहाँ पे इसको इसी के ऊपर रखना है। ठीक है, यही बोल रहा है।
अब क्या बोल रहा है कि चांदे पर 2 स्केल हैं, वह स्केल पढ़िए जिससे बीसी चिन्ह 0 से मिल रही है। ठीक है, इधर इस तरह से पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो BC इधर से इधर मिल रहा है, ठीक है, ये वाला किरण से मिल रहा है, तो किधर से 0 से इधर से शुरू करना है, तो 0 से 1 से या 40 तक, ये वाला तो नीचे वाला पढ़ना है आपको इधर से। अगर इधर के लिए पढ़ते तो आप यहाँ से इधर इस तरह से अगर कुछ रहता तो आपको ऊपर वाला पढ़ना पड़ता। ठीक है, फिर उसी तरह से है कि वक्र किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का आंशिक माप ज्ञात कराता है। आंतरिक में या आकृति में यह 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री हमने कैसे निकाला वो पता चल गया यहाँ पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कोण को मापन जब करना है तो कैसे मापन किया जाएगा। यहाँ पे किस तरह से प्रोटेक्टर को जो चांदा है उसको इसके ऊपर रखना है, किस तरह से माप लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर इस साइड कोई दे दिया जाता, इस तरफ दे दिया जाता, इस तरफ इस तरह से कोई मान लीजिए इधर से कौन है, तो अब किधर वाला लेना पड़ता, ऊपर वाला लेना पड़ता। यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, तो आपको देखना है कि यहाँ से शुरू होकर इधर जाना है। ठीक है, तो कहाँ शुरू करेंगे, 0 शुरू करना है, तो 10, 20, तो 0 कौन सा में, ऊपर वाला में 0, तो यहाँ से तो मान लीजिए यहाँ 40, 45 डिग्री हो जाएगा ये। इसी तरह से इसमें आपने क्या किया है कि यहाँ से ये और ये इसके बीच कोण मापना है, तो किधर 0 यहाँ से इधर से ऊपर जाना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो कहाँ 0 स्टार्ट होता है, अंदर वाला में 0 शुरू होता है, तो 0 से लेकर 40 तक इस तरह से नापना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ सवाल दिया गया है प्रश्नावली 5.4 में, इसको बना लीजिए। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है आपको, बस नापना है। ठीक है, यहाँ पे निम्न कोण क्या है, निम्न कोण के क्या माप है। ठीक है, तो निम्न कोण में क्या दिया हुआ है, समकोण और ऋजु कोण, दोनों का माप क्या होगा ये कैसे पता करेंगे, बस प्रोटेक्टर रखना है, देखना है, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण का मान इतना है, ट्रू या फॉल्स लिखना है, ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा अलग से दिया है। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया इसमें दिया गया सारा वीडियोज़ में है, एक बार देखिए समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हमको पढ़ना है लंब रेखाएं के बारे में। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लंब रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। 5.6 जो ये चैप्टर 5 का है उसका 6ठा भाग। ठीक है, इसमें लंब रेखाएं इसके समझना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो पहले करते आए हैं NCERT को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे क्या हो रहा है उसके अंदर। NCERT भाई बुक बढ़िया है। ठीक है, आपका दोस्त है, साथी है, मित्र है, सहायता लीजिए मित्र का, बहुत चीज़ सिखाएंगे ये। ठीक है, जब मित्रता आपको करनी है तो बुक से कीजिए, किताबों से कीजिए, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। शुरू करते हैं। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 रेखा है, एक दूसरे पर जब भी प्रतिच्छेद करेंगे तो ये कौन सा कोण बनाना चाहिए, समकोण बनना चाहिए। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो इन 2 रेखाओं को हम क्या कहेंगे, लंब रेखाएं कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। यदि एक रेखा AB रेखा CD पर लंब है तो इसे AB परपेंडिकुलर CD लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस रेखा का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, AB और क्या है, एक रेखा इसे CD। ठीक है, ये है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AB किस पे लंब है, CD पे लंब है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी 2 लंब रेखाओं को दिखाना रहेगा तो उन रेखाओं का नाम लिखना है ऐसे। यहाँ पे किस लाइन से दिखाना है, ये लाइन से। देखिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे सवाल पूछेगा भाई, आपको दे देगा इस तरह से साइन दे देगा, पूछेगा किसी सवाल में अगर 2 लंब रेखाएं रहेंगी तो वहाँ पे लिखेगा नहीं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है या लंब रेखाएं हैं, वहाँ पे बस ये वाला साइन दे देगा, ये वाला साइन। आपको ये साइन देख के समझ जाना है कि अरे भाई ये दोनों जो रेखा दिख रहा है ना, ये क्या है, लंब रेखाएं हैं। AB और CD क्या है, एक दूसरे के लंब रेखाएं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, ये कहना चाहेगा कि भाई 2 रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ऐसे नहीं बोलेगा, सीधा सीधा ये वाला साइन दिखा देगा आपको, ऐसे ये लिख देगा, ये वाला पार्ट। अब आप सोचते रहिए कि यार ये तो दिया है, कोण ही नहीं दिया है, कितना डिग्री का कोण है। लेकिन आपको लंब रेखाएं क्या होती है मालूम है।
ठीक है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा अरे 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री कौन दिया है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं 90 डिग्री का किसी भी प्रकार का सवाल बनाने में, ठीक है। तो यही फायदा होता है ये सब सीखने का। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। फिर आपसे सवाल पूछ रहा है, यदि ए बी लंब सी डी है, मतलब परपेंडिकुलर सी डी है ये, तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि सी डी और ए बी है? हाँ भाई, इसको अपोजिट इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अगर इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं, बतिया बराबर होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। अब बताइए सही है कि नहीं, आप सोच के बताइए, बतिया बराबर है कि नहीं? बात तो बराबर ही होगा, ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, ठीक है। हमारे आसपास लंब रेखाएं हैं, तो हम लोग के आसपास अपने आजू बाजू अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी आप देखिएगा लंब रेखा। आप उदाहरण चाहिए आपको कि लंब रेखा आपने कहाँ कहाँ देखा है। आप अपने आसपास की वस्तुओं में से लंब रेखाओं के अनेक उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर में टी, जो टी लिखते हैं अंग्रेजी में, ये क्या है? लंब रेखा है। एक ये वाला रेखा है, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ये है, दोनों क्या है? लंब रेखाएं हैं। क्यों लंब रेखाएं हैं? कि दोनों के बीच का जो कोण है कितना है? 90 डिग्री कोण है, मतलब समांतर है, समांतर कोण है। क्या कोई और अक्षर भी जो लंब रेखाओं का उदाहरण है? आपको बताना है कि कोई और अक्षर ऐसा है जो लंब रेखा का उदाहरण है, या है तो हाँ, नहीं है तो ना, कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी देखिए, एक पोस्ट कार्ड को लीजिए, क्या इसके किनारे परस्पर लंब हैं? मान लीजिए MN बिंदु, ठीक है, MN बिंदु M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर कोई रेखा लंब है। क्या रेखा MN रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि MN, ठीक है, यहाँ से MN है, M पे एक बिंदु है, इससे एक AB एक रेखा पार हो रहा है, यहाँ से दे दिया है AB। अब पूछ रहा है कि क्या AB को आप इस तरह से लिख सकते हैं MN, मतलब क्या एक दूसरे के लंब है? हाँ भाई, काहे नहीं है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, लंब है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, MN किसके लंब होना चाहिए? AB के लंब होना चाहिए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। क्या MN रेखाखंड AB पर लंब है? हाँ है। MN जो रेखाखंड है वो AB पर लंब है, हाँ। क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर कोण बन रहा है, ठीक है, इसीलिए लंब है। इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। क्या MN जो रेखाखंड है AB को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कैसे बांटती है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि जो MN है यहाँ है और AB यहाँ है, तो इसको आधा आधा भाग में बांट रहा है, तो समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है AB को, ठीक है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वही बात है। और उस पर लंब भी है, और उस पर लंब भी है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेखा MN रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजित है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि देखिए, ऐसी रेखा जब दो रेखाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक रेखा AB है और एक MN है, अगर MN AB को आधा आधा भागों में बांट रहा है, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि MN रेखा MN और AB लंब क्या है? लंब समद्विभाजक है, ठीक है। MN जो रेखा MN जो रेखा MN है वो AB का क्या है? लंब समद्विभाजक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो MN जो रेखा है वो AB का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब MN जो है वो AB को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि PQ है, ठीक है, PQ दे दिया गया और एक रेखा यहाँ बना दिया गया कि EF। आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ तो पूछेगा कि क्या ये समद्विभाजक है, जो EF है वो PQ का समद्विभाजक है कि नहीं है, ठीक है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। इसकी रचना करना आप बाद में सीखेंगे, आप कैसे बनाना है वगैरह वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब सवाल है प्रश्नावली 5.5। अगर ऊपर का सारा चीज़ अगर बढ़िया से समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा प्रश्नावली 5.5 में, कोई दिक्कत ना होगा।
देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरण दिया गया है, तो बताना है कि लंब रेखा है कि नहीं है। ठीक है, तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, मेज का जो ऊपरी सिरा होता है आसन भुजाएं लंब रेखाएं हैं कि नहीं। रेल की पटरी है, तो ये सब आपको देखना है। ऊपर वाला आपको समझ में आया है कि लंब रेखा में क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से विभाजित करते हैं, विभाजित नहीं करते, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है क्या होता है, समांतर कोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये सब उदाहरण में से आपको देखना है कि जिस जिस भाग को आप एक रेखा मान रहे हैं और दूसरे भाग को जो रेखा मान रहे हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में काट रहे हैं क्या, मतलब उनके दोनों के बीच का कोण क्या 90 डिग्री है तो लंब रेखा है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, वैसे मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी ए वाई की माप क्या होगा ये बनाना है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है, मान लीजिए एक रेखाखंड बना लिया हम, क्या बनाएंगे रेखाखंड, इस सवाल का जवाब दे दे रहे हैं। तो रेखाखंड एक है एक्स और एक है वाई, ये है पी क्यू, दोनों एक रेखाखंड है, दोनों एक दूसरे पे क्या है लंब है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर ए है, ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है पी ए क्यू का माप क्या है, नहीं पी ए वाई का माप क्या है, पी ए वाई इसका माप क्या होगा, तो 90 डिग्री का समांतर रेखा होगा इसका, यही उत्तर हो जाएगा इसका। इसी तरह से देखिए आगे ऊपर जितना भी चीज़ समझ में आया है अगर, तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीक़ों से। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5.7 पाँचवा अध्याय का 7वां टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले त्रिभुजों का वर्गीकरण, जो त्रिभुज होते हैं उनका वर्गीकरण सीखने वाले हम करेंगे। तो त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था, याद कीजिए कि हम क्या पढ़ते थे, बहुभुज के बारे में पढ़ते थे। तो बहुभुज में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भुजाएं होती थी, अलग अलग मतलब ज़्यादा भुजाएं होती थी। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता था, ठीक है, वो होता था त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में याद है। तो बहुभुज में क्या होता था कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी भुजा होता था, आप देखते थे ये भी बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, लेकिन सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा कहलाता है, वो है आपका त्रिभुज। 1 2 3 तीन भुजाओं वाला, इसमें 3 बहुभुज है, भुजा है 1 2 3, ये तीनों क्या है, भुजा है। ठीक है, यह एक त्रिभुज है। देखिए आइए विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं उन्हें देखें। अब कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं उनको हम समझेंगे, देखेंगे, अभी बात करेंगे उनके बारे में। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कहने का मतलब यही हुआ कि देखिए जितने भी त्रिभुज होंगे उनके 3 भुजाएं होंगे, 3 से ज़्यादा भुजा नहीं होने वाला। 3 से ज़्यादा भुजा हो गया तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा ससुरा, ठीक है, वो दूसरा चीज़ कहलाएगा। अब इसका अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार मतलब हुआ कि इसको हम कैसे कैसे बांटेंगे वो देखेंगे अभी आगे, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, आप कीजिए इन्हें, कीजिए करने के लिए। देखिए एनसीईआरटी का सीधा सीधा एक ही फंडा है भाई, आपको कुछ भी सिखाना चाहेगा तो आपको एक सवाल दे देगा, ठीक है, आपको कुछ करने के लिए देगा, आप जो काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको सिखाएगा। यहाँ देखिए इन्हें कीजिए। आइए नीचे दिए हुए विभिन्न त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं क्रमशः चांदे और रूलर से मापें। आप अभी अपने पढ़ा था प्रोटेक्टर और रूलर के बारे में पढ़े हमने, उनसे क्या करना है कि इनका भुजा को मापना है। ठीक है, भुजा को देखिए ये जो रूलर है उससे भुजा का लंबाई मापना है, और जो चांद है प्रोटेक्टर है, चांद है, उससे इसका कोण मापना है, कोण कितना होगा। और क्या करना है, सबका कोण मापना है आपका, जितना त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे ABCDEFG, ये सब त्रिभुज का आपको कोण और भुजा का लंबाई मापना है। ठीक है, कोण कितना है और लंबाई कितना है, ये सब पूरे तीनों भुजाओं का लंबाई मापना है। ठीक है, लंबाई मापने के बाद कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको भुजाओं की कोणों की माप, मतलब तीन कोण है ना, तो 3 कोण का कितना कितना होगा। जैसे कि पहला में हुआ कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें कोण कितने, कोण की लंबाई क्या है, तो सभी कोण बराबर है। ठीक है, ये लिखना है आपको, भुजाओं की माप लिखना है यहाँ पे।
तो भुजा, एक भुजा का माप कितना हो गया, मान लीजिए 6 हुआ, तो दूसरा का भी 6, तीसरा का भी 6, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको माप करके लिखना है। किताब में एकदम प्रोटेक्टर रखिएगा, रूलर रखिएगा, माप के ये वाला पूरा पन्ना भर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको करने के लिए बोला गया है। अभी तक यहाँ पे त्रिभुजों का वर्गीकरण नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि उपरोक्त कोण त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है। तो देखिए, आप एक डाटा बना लिए, टेबल बना लिए, यहाँ पे माप करके पहले कोण को मापें, फिर भुजाओं को मापें, तो यहाँ पे आपको इससे कुछ रिलेशन, इन दोनों के बीच में कुछ कहा जा सकता है कि रिलेशन, ऐसा पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, एक चीज कहा जा सकता है कि त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये त्रिभुज है, आपको मापने के बाद क्या हुआ कि त्रिभुज का सारा कोण जब बराबर है, ठीक है, तो सारा कोण जब बराबर है तो उसका सभी भुजाएं भी बराबर होगी। कोण देखिए 60-60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तो देख रहे हैं, तो उसका जो भुजा आपको आ रहा है ना, लंबाई, वो भी बराबर होगा। आप माप करके देख लीजिएगा। हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 6 लिखे हैं, हो सकता है कि भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, कितना भी हो, लेकिन बराबर आएगा। जैसे कि पहला ये में देख लेते हैं, ये में सारा भुजा बराबर आएगा। ठीक है, कोण बराबर है। तो आगे देखते हैं, त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उल्टा हो जाएगा कि त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर है तो कोण भी सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सारा जितना कोण है ये त्रिभुज है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये भुजा ये तीनों बराबर, तो इसका कोणवा जो होगा ना, ये भी बराबर होगा। मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, ये है। ठीक है, या फिर ये कोण बराबर है तो ये तीनों भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से देखिए, यहाँ पे आगे जितना भी दिया हुआ है, इसमें हम ज़्यादा ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इसमें क्या करना है आपको, बस पहले ये नापना होगा, ये मापना होगा, ये सब लिखना होगा, उसके बाद ही इसको कर पाइएगा। ये सब काम आपका है। पहले ये काम, अभी तक त्रिभुज का वर्गीकरण नहीं किया गया है। अभी सिंपल ये देखा जा रहा है कि हम क्या रिलेशन निकाल पा रहे हैं भुजाओं को माप करके और कोणों को माप करके। ठीक है, तो ये आपको अभी समझना है। यहाँ से भुजाओं का वर्गीकरण होता है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो भुजा होते हैं उसके आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर ना हो, एक भी भुजा बराबर ना हो, तो कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, दोनों का एक भी भुजा बराबर नहीं है एक दूसरे से। मतलब ये वाला, इसका लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है, और इसका लंबाई कुछ और है। ठीक है, तो तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको विषमबाहु त्रिभुज कह देंगे। ठीक है, किसके आधार पर हम बांट रहे हैं अभी इसको, भुजा के आधार पर। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, तो ये भी क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। सी और ई दोनों क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं की लंबाई एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। पूरा सब भुजा जो है इसमें सबका लंबाई अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए इनको भुजाएं क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम दो भुजा बराबर, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। देखिए बी को देखिए, बी एक त्रिभुज है। ठीक है, और सी एफ एक त्रिभुज है। इसमें क्या हुआ कि दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे साइन लगाया हुआ है। ठीक है, ये साइन का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए इसमें ये वाला साइन लगा हुआ है और ये साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये अगर ये एक साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, तीनों में लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें दो को लगा दिया है, ये आप अपने मन से लगा सकते हैं।
अगर दोनों भुजा को बराबर दिखाना तो इसमें 2 लगाए तो इसमें भी 2 लगा दीजिए, दो जो दूसरा का भुजा बराबर है। इसमें देखिए तीनों भुजा बराबर है तो दो दो तीनों में लगा दिया है, ठीक है। तो तीनों भुजा बराबर है, 3 भी लगा सकते हैं दो तीनों में, तो तभी हम कहेंगे क्या कहेंगे, तीनों भुजाएं बराबर है। तो जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आपका ए हो गया और डी हो गया, ओके। समद्विबाहु त्रिभुज कौन हो गया, बी हो गया और एफ हो गया, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको भुजाओं के आधार पर नामकरण किया गया, इसको विभाजित वर्गीकरण किया गया यहाँ पे, ठीक है। इन परिभाषाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनकी भुजाएं आप पहले माप चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था, इतना सारा आपको बोला गया था कि भाई देखो इस सबको मापो, ठीक है। इसका लंबाई मापो, कितना भुजा का लंबाई है, कोण का लंबाई कितना है वो मापो। अब यहाँ से यहाँ का माप से तुमको पता चल गया होगा कि कौन सा त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है और समबाहु त्रिभुज है। इन तीनों आधार पर आपको माप बांटना है इनको, किसके तीनों आधार पे, कैसे, इनकी भुजाओं की लंबाई के आधार पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। अब आपको बांटना है, ठीक है। अब जो दूसरा जो आधार है वो है कोणों के आधार पे भुजाओं का नामकरण। पहले क्या हुआ था कि हम भुजा को मापते थे, तो ये मापते थे, ये मापते थे, हमको नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था कोण कितना है, ठीक है। हम बस भुजा को देखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम भुजा को देखेंगे ही नहीं, दूसरा कोण के आधार पर नापेंगे। अब हम कोण का माप लेंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण का माप लेंगे, ठीक है। उसके आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए, यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो ये एक कोण है, ये कोण है, ये कोण है, अगर ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण न्यून कोण आपका कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई इसकी माप लीजिएगा तो 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको न्यून कोण कह देंगे। देखिए, यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कोई कोण, एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या हो, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कोण जो एफ वाला है ये अब क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक कोण, देखिए याद रखिए कि न्यून कोण में जो त्रिभुज का सारा कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया समकोण, ठीक है। यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण कहलाता है। तो इसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण। तो ये वाला कोण देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको अधिक कोण कह दिए। तो याद रखिए, न्यून कोण में क्या होता है कि सारा कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये है कोण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, नामकरण किया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनके कोण आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे, ठीक है। तो जितना भी दोनों परिभाषा आप समझ चुके हैं, कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पे, तो उसके आधार पे इन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। इतना जो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है इनका वर्गीकरण करना है, क्या करना है, इनको मापना है, पता करना है कौन सा समकोण होगा, ठीक है, कौन सा न्यून कोण होगा, कौन सा समकोण होगा, कौन सा अधिक कोण होगा, ये भी बांटना है। उसी तरह से विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु के आधार का नाम देना है इनको, ठीक है, ये सब करना है। तो यहाँ अगर इतना समझ में आ गया है तो आराम से ऊपर वाला चीज़ किया जा सकता है, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इन्हें कीजिए। कुछ सवाल दिया गया है कि निम्न के रफ चित्र खींचने का प्रयत्न कीजिए। एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज बनाइए। विषमबाहु होना चाहिए और न्यून कोण होना चाहिए। विषमबाहु में क्या होता था, आप याद कीजिए कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती थी, ठीक है। एक हो गया
2 हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ABC। विषमबाहु त्रिभुज ये कैसे हुआ, देखिए ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है। और क्या हुआ कि ये भुजा पर अलग है, ये भुजा अलग है, और ये भुजा का लंबाई अलग है, ठीक है। तीनों भुजाओं का लंबाई अलग है, इसीलिए क्या हो गया, विषमबाहु हो गया। और न्यून कोण क्यों हुआ, क्योंकि सारा कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसीलिए एक न्यून कोण कहला गया, ठीक है। उसी तरह से एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए एक कोण का लंबाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो अधिक कोण में क्या हुआ, एक कोण का लंबाई 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। तो ये वाला कोण है क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। समद्विबाहु में क्या होता था कि 2 भुजा बराबर होता था, ठीक है, 2 भुजा बराबर होता था, और एक कोण का लंबाई 90 डिग्री से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण कहने का मतलब क्या, ये कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से इनमें बहुत सारे सवाल हैं, इनको अब बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज का वर्गीकरण समझ में आया है तो इन सभी सवालों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी हो रहा है तो एकदम कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इनका सॉल्यूशन डाल देंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको कीजिए 5.1, ठीक है। यहाँ पे क्या, निम्नलिखित भुजाओं के प्रकार लिखिए। अभी सिंपल सा बात है, प्रकार लिखना है, उसकी लंबाई दे दिया गया, भुजाओं का लंबाई दिया गया है, इसका प्रकार लिखना है। तो त्रिभुज, इसकी भुजाएं 7, 8, 9 है। यहाँ पे देखिए तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज लिख देंगे आराम से, इसी तरह से लिखना है। जितना नॉलेज, प्रायर नॉलेज आपको दिया गया उसमें से बहुत आसान है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है XYZ, ठीक है, जिसमें y 90 डिग्री और x और y बराबर है। तो देखिए इसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, XYZ ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री आपका है, यहाँ पे 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई XY का लंबाई बराबर क्या हो गया, ZY का लंबाई, ठीक है। तो ये और ये भुजा बराबर है, मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कौन सा कोण है, समकोण है, तो इसका समकोण है, समद्विबाहु समकोण कहलाएगा ये, ठीक है। ये वाला तो इस तरह से बनाना है, बस समझना है और ये करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप बनाइएगा क्वेश्चन को। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम, ठीक है। अगले वीडियो, अगला टॉपिक क्या है हमारा, चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो है चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में भाई, चतुर्भुज के बारे में। तो हम आपको बता दें बेसिकली क्या होता है। चतुर्भुज का 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 भुजाएं होते थे, 3 कोण होते थे, इसमें 4 भुजा 4 कोण होगा। अब चतुर्भुज भी होता है, वो अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का खाली नहीं होता चतुर्भुज, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह का चतुर्भुज देखेंगे। 4 भुजा है, लेकिन कोण में अंतर आएगा, कोनों को 90 डिग्री का होगा तो कोनों 60 डिग्री का होगा, ठीक है, अलग अलग कोण होता है भैया। तो सब तरह का चतुर्भुज को हम देखेंगे। पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि देखिए NCERT इतना बढ़िया किताब है ना, एकदम पढ़ लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अभी सोच, NCERT पढ़ के मतलब एक क्या होता है कि सोचने का तरीका डेवलप होता है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ इन्होंने पहले बोला है, क्या बोल रहा है कि देखिए ऐसे आप हमेशा सोचिए कि आप बात कर रहे हैं किताब से, कैसे बात कर रहे हैं। आपके सामने एक दोस्त है, आप उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो आपको कुछ बता रहा है। वो बोल रहा है भाई, NCERT आपको बोला कि आपको याद होगा कि 4 भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। इसको क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ठीक है। तो 4 भुजा का एक बहुभुज जो है वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, तो इन्हें कीजिए। अब भाई क्रियाकलाप में क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 डंडी लीजिए, आपको 2 डंडा लेना है, ठीक है। उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका एक एक सिरा एक सिरे पर मिले, मतलब 2 को डंडा लेना है, जैसे कि एक डंडा ये ले लिए और एक डंडा ये, तो इस तरह से रखना है दोनों के। ये डंडा को एक ऊपर रखना है यहाँ, तो दोनों का सिरा जो है ये मिल रहा है एक जगह, समझे, इस तरह से डंडी को रखना है। अब डंडियों को एक अन्य युग्म को इस प्रकार रखिए
कि उनके सिरे डंडियों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएं, इस प्रकार हमें क्या आकृति प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये रखा गया है कि डंडी लेना है आपको, एक बार क्या लीजिए, एक डंडा ले लीजिए, ऐसे रख दीजिए नीचे, तो यहाँ पे डंडा लेकर रख दिया भाई। दूसरा डंडा लेना है तो आपको ऐसा रखना है कि इसका जो यहाँ से सिरा हो जाता है, जहाँ से लास्ट हो रहा है उसमें मिलना चाहिए, उसको ऐसे रखे चाहे किसी तरह से रखे। तीसरा जो डंडा लेना है वो वाला किस में मिलना चाहिए, इसके सिरे पे रखना चाहिए, इसे रख दीजिए। अब और एक डंडा लेना है, चौथा डंडा लेना है, वो इसका सिरा और इसका सिरा पे मिलना चाहिए। आप देखिएगा कि ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, इसमें 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। यह एक चतुर्भुज है जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी, और क्या हो सकता है आगे, तो देखिए यहाँ ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी होगा, और क्या होगा, डी ए होगा। ये सब भुजाएं हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज के 4 कोण हैं। कौन कौन से 4 कोण हो गए भाई, बी ए डी ये वाला एक कोण हो गया, ए डी सी ये वाला एक कोण हो गया, ठीक है, डी सी बी, ठीक है, डी सी बी ये वाला एक कोण हो गया, ठीक है, और एक ये वाला कोण हो गया आपका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी डी ए, ये कोण इस तरह से हो गया, ठीक है। ए सी इसका एक विकर्ण है। अन्य विकर्ण कौन सा है, सभी भुजाओं के विकर्णों की लंबाई मापिए, सभी कोणों को भी मापिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि AC जो है एक विकर्ण है। AC क्या है भाई, विकर्ण है। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि दो कोण को, जो अपोजिट साइड में दो कोण होते हैं, उसको जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, जो AC को, A और C को जो जोड़ रहा है लाइन, तो AC आपका एक लाइन हो गया, रेखा हो गया, इस रेखा को विकर्ण बोलेंगे। दूसरा विकर्ण कौन सा हो सकता है भाई, BD को जोड़े वो दूसरा विकर्ण हो गया, तो दूसरा विकर्ण आपका होगा BD। यही पूछ रहा है कि अन्य विकर्ण कौन सा है, तो अन्य विकर्ण आपका BD हो गया। विकर्ण क्या करता है, याद रखिएगा कि जो अपोजिट साइड में दो कोण होते हैं उनको मिलाता है, ठीक है। तो ये है, तो ये एक विकर्ण हो गया। यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछ लिया गया है, आपके पास किताब है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, निकालिए और इसकी लंबाई मापिए, इसकी भुजाओं की लंबाई मापिए। इसका विकर्ण का क्या लंबाई है वो मापना है, आप कमेंट कर सकते हैं इसको माप करके, ठीक है, कितना होता है। देखिए और एक क्रियाकलाप आपसे करने के लिए बोला गया है कि जैसा कि आपने ऊपर क्रियाकलाप किया, 4 डंडियाँ लेकर देखिए कि क्या आप इनमें से चतुर्भुज बना सकते हैं, जिसमें आपको चतुर्भुज बनाना है जिसमें से चारों कोण न्यून कोण होना चाहिए। मतलब चारों कोण जो चतुर्भुज का है वो क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ऐसा क्या बन सकता है, हाँ या ना। अगर बन सकता है तो बनाइए, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता है, लिख दीजिए, ठीक है। ये करना है आप। अभी देखिए चतुर्भुज बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। पहला चतुर्भुज क्या है, आयत। तो हम अलग अलग तरह के चतुर्भुज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो पहला चतुर्भुज आयत है। तो देखिए जब भी आपको, देखिए यहाँ पे अब ऐसा हो सकता था कि आयत लिख देता और इस तरह से बना देता, आयत हो गया, बोलता कि ये आयत है। लेकिन यहाँ देखिए NCERT बुक क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप आयत किस प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है भाई, ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास है, आप आयत किस तरह से बना सकते हैं ये बताया यहाँ पे। तो देखिए आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 सेट स्क्वायर रहेगा, इस तरह से रहता है, आपको देखिएगा ऐसे, ठीक है। 2 वो रहेगा, त्रिभुज टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक में क्या होता है, एक का एंगल जो होता है, तीनों कोना होता है कोण, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। मतलब ये वाला आपको 90 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और दूसरा 45 45 90, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो इस तरह से आपके जो ज्यामिति बॉक्स है उसमें दिया रहेगा 2 चीज़, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, बहुभुज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना है कि आप दोनों के पास एक 30, 60 और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त के पास आपके पास सेट स्क्वायर है, ज्यामिति बॉक्स है। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के पास ये वाला ज्यामिति बॉक्स में ये वाला है कि नहीं, दोनों के पास है। इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए। क्या आप
इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है? यह चतुर्भुज एक आयत है, रेक्टेंगल है। अभी देखिए यहाँ त्रिभुज पे ये चित्र देखिए इसका, देखिए ये वाला चित्र है। आपको कितना कितना होना चाहिए भाई? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ये वाला कितना हो गया? ये 60 डिग्री। ठीक है, इसमें भी ये वाला कौन सा है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री। और ये वाला कितना है? 60 डिग्री। समझ रहे हैं? तो देखिए दोनों आपके पास एक ज्यामिति बॉक्स है, तो एक ज्यामिति बॉक्स में दोनों ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि आप अपने मित्र के साथ एक क्रियाकलाप कीजिए, अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आपको मित्र से एक वाला एक ये मांगना है, ये आपका है, ये वाला आपका मित्र का है। अब दोनों आप मिला के इस तरह से रखें, तो इस तरह से रखने के बाद क्या हुआ कि एक तरह का आकृति बन गया। ये आकृति को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये आप माप करके बताइए। तो यहाँ से आप देखिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं तो इसका कोण भी बताना है कि कितना कोण होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसका लंबाई मापने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया 1 2 3, मतलब इसका लंबाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितना है? इधर से 9 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो कोण का माप तो हमको एकदम पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। ये कोण का माप 90 डिग्री हो गया। अब इस कोण का माप कितना होगा भाई? ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे? यहाँ देखिए यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है। दोनों को जोड़िएगा, 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? हाँ, तो इसका कोण का इधर भी 30 डिग्री 60 डिग्री था, इधर भी 90 डिग्री। तो आयत उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सोचिए, आयत उसको बोलते हैं जिसका यहाँ भी देखिए 13 सेंटीमीटर है, इधर भी 9 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो अपोजिट वाला कोण है, ठीक है, उल्टा वाला जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। मतलब आयत का सारा कोण जो क्या है? 90 डिग्री है। एक नहीं, आयत का 4 कोण होता है, चारों कोण क्या है? 90 डिग्री है। और अपोजिट भुजाएं, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। सामने वाली भुजाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है आयत में। यहाँ पे देखिए इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका भी है, इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका है। मतलब अब सामने वाला भुजा का लंबाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहीं पे लिखा हुआ है। आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। आप अन्य कौन से गुण ज्ञात कर सकते हैं? अन्य गुण हम ये ज्ञात किए कि इसकी सारी कोण जो होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं। ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं, यदि अन्य सेट स्क्वायर 45 45 90 की युग्म का है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसका कोण जो है ये 90 डिग्री है कोण, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। तीनों मतलब 3 कोण होता है त्रिभुज का, हमें मालूम है। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि इस कोण में एक 90 डिग्री है और बाकी दोनों 45 डिग्री है। तो ये भी कोण आप दो कोण आपके पास नहीं होगा। ठीक है, 2 स्क्वायर आपके पास नहीं होगा, तो आप अपने दोस्त से मांगिएगा, उसको इस तरह से रखिएगा। इस तरह से रखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे आप रख रहे हैं, तो यहाँ भी अगर देखिए ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस दोनों को 45 को जोड़िएगा, 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी जोड़िएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये भी एक चतुर्भुज बना, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज बना। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गिन के देखिए 9 सेंटीमीटर है, 9 इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, चारों तरफ क्या है? 10 सेंटीमीटर, चारों तरफ 10 सेंटीमीटर। इधर भी ऊपर वाला में भी था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो भुजाएं हैं बराबर हैं। ठीक है, इस केस में क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला का युग्म का प्रयोग करें तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह एक वर्ग है जिसको स्क्वायर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये वर्ग है।
इसमें भी आप देख रहे हैं कि चारों जो कोण है उसका चारों कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। अंतर दोनों में समझ लीजिए कि ऊपर वाला में इसमें क्या हो रहा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, अभी यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है। तो आपको याद रखना है कि किस स्क्वायर को आप मिला करके वर्ग बनाते थे और किस स्क्वायर को मिला करके आप आयत बनाते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। आप इनके कोणों को विकर्णों के बारे में क्या कह सकते हैं। वर्ग के कुछ अन्य गुण ज्ञात करने की प्रयत्न कीजिए। देखिए, इसका वर्ग का कुछ अन्य गुण और ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे तो इसका विकर्ण हम बना के देखते हैं। इसका विकर्ण अगर बनाइएगा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता था बताइए। विकर्ण ये होता है कि जो अपोजिट कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन को हम रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अगर यहाँ से ये विकर्ण ऐसे मिल गया, ठीक है, और ये कोण ऐसे मिल गया, तो यहाँ पे जो आपको ये बनेगा, कोण बनेगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ये भी एक अलग एक गुण है कोण का, ठीक है। ये मिलाइएगा तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा, ये कोण हो गया, ये एक गुण हो गया, ठीक है। तो आपने अभी तक दो के बारे में पढ़ा है, एक आयत के बारे में, एक वर्ग के बारे में पढ़ा है। हाँ, तीसरा जो है आपका, फिर आपको क्या करना है, आपको अब इस तरह से रखना है। किस स्क्वायर सेट को रखना है, जिसका कोण होना चाहिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो दो ऐसा स्क्वायर सेट लेना है जिसका कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह से रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए, दर्शाए अनुसार कि अन्य स्थिति में रखें तो आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। क्या आप देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? नहीं। देखिए, यहाँ पे आप जब वर्ग बना रहे थे तो इसका विकर्ण क्या होता था, विकर्ण का लंबाई बराबर होता था। आयत में भी आप बनाइएगा तो उसमें भी विकर्ण का लंबाई बराबर होगा, जितना ये होगा उतना यही होगा, तो विकर्ण का लंबाई दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपने रखा है तो इसका विकर्ण का लंबाई बराबर नहीं होगा। यहाँ से यहाँ विकर्ण आप खींचेगा तो ये वाला लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वाला विकर्ण छोटा हो जाएगा। इसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि चारों जो कोण है वो बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समांतर त्रिभुज। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं बराबर होने चाहिए और सामने वाला जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ये कोण जितना है ये भी उतना ही है, ये जितना है ये भी उतना ही है, दोनों कोण बराबर है। सामने वाला कोण बराबर है इसमें, ठीक है, सामने वाला कोण बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण की लंबाई अलग अलग है इसमें, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको देख ले रहे हैं, इसको जो ये जो आयत देखें, इसी को थोड़ा सा दबा दीजिए तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ऐसा हो सकता है कि सामने वाली भुजाएं बराबर हो सकती हैं, सामने वाले कोण भी बराबर हो सकते हैं समांतर चतुर्भुज में, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है, दोनों में अंतर ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो जो आयत रहता है उसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। यदि आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट का स्क्वायर को प्रयोग करें तो आपको एक समचतुर्भुज प्राप्त होगा। देखिए, 30 डिग्री वाला कोण हम लिए, जिसमें 30 डिग्री हो, जैसे कि ये वाला 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपने जब लिया, ठीक है, और इससे आपने बनाया तो ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो इसमें देखिए ये वाला है ऐसे ऐसे, इसमें देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं और सामने वाली कोण बराबर है, सामने वाली क्या बराबर है, कोण बराबर है। इसमें जो ये विकर्ण होगा, विकर्ण को मिलाया जाए तो बीच में जो दो विकर्ण को मिलने पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये सब इसकी गुण है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें अगर वर्ग को थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस और समचतुर्भुज और वर्ग में यही अंतर है कि वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोण बराबर नहीं होती, जबकि वर्ग में चारों कोण बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और एक है, यदि आप आकृति में
दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होता है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर हो। यह एक समलंब कहलाता है, जिसको ट्राइपीजियम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस तरह से आपको लेना है, स्क्वायर लेना है, इस तरह से आपको बनाना है आकृति। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। इसका आकार इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, ये इसका आकार हो गया। तो इसमें देख सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या समांतर है। तो इसमें दो चीज समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होना चाहिए, किसी भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होना चाहिए। तो ये दोनों समांतर हैं। और बाकी देखिए कि चारों कोण बराबर नहीं है, ये और ये बराबर है लेकिन ये अलग। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं, ठीक है, ट्राइपीजियम बोलते हैं ऐसी आकृति। तो ये भी क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं, ठीक है। ये आपका आकार किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये इसका आकार बनेगा आपका इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ये आपका आकार हो गया। बढ़िया से नहीं बन रहा है, अच्छा से बना लीजिएगा। ये आपका वर्ग का हो गया और ये आपका आयत हो गया इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका। ये सब देख लीजिएगा, समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छे से बना देंगे फिर से, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ आपकी खोजों के सारांश की एक रूपरेखा दी जा रही है, इसमें इसे पूरा कीजिए। आपको इसको पूरा करना है। क्या है? इधर चतुर्भुज को दिखाया गया, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, ठीक है। इसमें से सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर, समांतर और बराबर होती है कि नहीं, ये बताना है आपको सभी के बारे में। अभी अगर आपको ये पूरा समझ में आया है, ठीक है, ऊपर वाली बात, तो ये आप आसानी से बना लेंगे। क्या कर लेंगे? आप बहुत ही आसानी से इसको भर लेंगे। इसमें खाली हाँ या ना लिखना है। हाँ या ना किस बेसिस पे लिखना है? देखिए, एक हम बता रहे हैं, एक यहाँ पे किया हुआ है कि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, क्या वो समांतर होती है? हाँ भाई, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जो भुजाएं होती हैं सम्मुख भुजाएं, वो बराबर होती हैं? हाँ, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें पूछा गया कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या? नहीं, समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं? हाँ, सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। और विकर्ण क्या होता है कि बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं होता है। परस्पर लंब? नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आपको भरना है। अब आयत के बारे में ये सब सेम चीज लिख सकते हैं, वर्ग के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, और ये समलंब के बारे में, सबके बारे में आप भर के देखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको आगे वाला समझ में आ गया है तो देखिए, प्रश्नावली दिया गया है 5.7, इसी के बेस पे भी है। ट्रू एंड फॉल्स लिखना है या सत्य असत्य लिखना है। आयत की प्रत्येक कोण समकोण है तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो ये लिखना है आपको। निम्नलिखित में एक कारण दीजिए। अब इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हाँ, क्यों समझा जा सकता है? क्योंकि आयत में क्या होना चाहिए? सभी भुजाएं। आयत का गुण क्या होता है? देखिए, जब भी किसी को इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग को क्या एक विशेष प्रकार का आयत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? तो पहले आयत का जो आयत का गुण है, क्या वो गुण वर्ग में है? हाँ है। आयत का क्या गुण है भाई? आयत ये है, इसका गुण क्या होता है कि सारे कोण बराबर 90 डिग्री होते हैं। सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। वर्ग में भी सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा, तो इसमें भी ये भुजा बराबर होगी, ये बराबर होगा। ये गुण है इसका, ठीक है। और तीसरा गुण क्या है? इसका जो विकर्ण होता है वो दोनों विकर्ण बराबर होता है, इसका भी विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। आयत का ये 3 गुण है, तीनों गुण आपको वर्ग में मिलेगा, इसीलिए ये एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। विशेष प्रकार का आयत, इसका इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है वर्ग में कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको काटते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, जबकि इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझा जा सकता है, ठीक है। हाँ, हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज के बारे में, ठीक है। बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुभुज में क्या होता है कि पहले हम पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के भुजाओं के बारे में पढ़े, मतलब 4 भुजाओं वाले बहुभुज, ठीक है, 3 भुजाओं वाले के बारे में पढ़ा है, अभी तक अध्ययन किया है। तो सिंपल सा है कि एनसीईआरटी आपका दोस्त है, बात कीजिए उससे, समझिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुज का अध्ययन किया है, ठीक है। तो अभी तक आपने किस चीज़ का अध्ययन किया भाई? 3 भुजाओं वाले। तो ये 3 भुजाओं वाले को क्या बोलते थे? त्रिभुज बोलते थे, ठीक है। 4 भुजाओं वाले को बोलते थे, इसकी 4 भुजा है। ये दोनों के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है।
जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, एक को चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है अभी तक, क्या होते हैं। इसके अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, सभी के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से किया है। और आशा करता हूँ कि आप इसके जो प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो आप अच्छी तरह से बना पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को सही से देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से बना पाइएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। सिंपल सा क्या करना है कि वीडियो देखना है, नहीं समझ में आता है फिर से देखना है, फिर किताब की रीडिंग कीजिए। ये आदत डालिए कि बुक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है कि अब हम बहुभुजों की अवधारणा को ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुभुज में, वो 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी तक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 भुजा वाला देखे थे, अब हम 4 से अधिक भुजाओं वाला देखेंगे। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, सब बहुभुज है, ठीक है। तो उनमें कितनी भुजाएं हैं, देखिए उनमें कितनी भुजाएं हैं उसके आधार पर उनको नाम दिया जाता है। जैसे कि 3 भुजाओं वाले, जिसका भुजा 3 है उसको हम क्या बोले, त्रिभुज नाम दे दिए, ठीक है। और आकृति कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। इसमें कौन कौन सा भुजा है भाई, 1 2 3, ये तीनों क्या है, भुजा है। वहीं अगर भुजाओं की संख्या अगर 4 हो जाती है, 4 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 भुजाओं की संख्या। अभी भुजाओं की संख्या 5 हो गई तो पंचभुज उसको बोलेंगे। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सारे क्या है, भुजाओं की संख्याएं हैं। तो भुजाओं की संख्याओं के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तो सर एकरा में जो दिखाई दे रहा है, एकरा में कितना, 5 गो भुजा है, और 5 भुजा इसलिए पंचभुज बोल दिए गए, ठीक है। उसी तरह 6 भुज, 8 मतलब 8 भुज, अष्टभुज, इस तरह से नाम दिया गया है, कितना भुजाओं की संख्या है उसके आधार पर। आगे क्या कहता है कि आगे ये कहता है कि आप इस प्रकार के आकार अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। देखिए अपना दैनिक जीवन में आप मतलब आपके घर में भी देखेंगे कि आपके खिड़की, दरवाज़ा, अलग अलग चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ आकार का होता है। आपका जो किताब है वो सब भी एक कोई आकार का होता है, ठीक है। जैसे कि घर में खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवार, अलमारियाँ, ब्लैक बोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएँ आदि सभी आयत के रूप के होते हैं। तो घर में जो भी आपको दिखता है, जैसे खिड़की दिख गया, दरवाज़ा दिख गया, किताब दिख गया, अलमारी दिख गया, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई देता है सामने, ठीक है। ये सब क्या होता है, आयत के आकार का होता है। आप ये चीज़ अपने आप से रिलेट कर पाए हुए होंगे, ठीक है। फर्श की टाइल भी आयताकार होती है। कभी कभी फर्श की जो टाइल होती है हमेशा आयताकार नहीं होती, हमेशा आयत की प्रकार की नहीं होती है। कुछ बहुत सारे ऐसे टाइल्स होते हैं फर्श में लगे हुए होते हैं जो वर्ग के आकार के होते हैं, ठीक है। अब समझिए इसका महत्व समझ में आ रहा होगा कि क्यों इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे। बहुत इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। हम इन सभी जो आकार हैं, इन सभी आकार का बहुत हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी बनाना है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन आकारों के बारे में, इन आकार के गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज की वाली प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए त्रिभुज का आकार बहुत दृढ़ता वाला होता है। देखिए इस तरह से ब्रिज बनाया जाता है, आप देखते होंगे तो ब्रिज में बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस तरह से अगर ब्रिज बनाया जाएगा तो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही मजबूत रहेगा। इसीलिए इस तरह से इसको ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिभुज का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए त्रिभुज है यहाँ पे देखिए इसमें भी त्रिभुज है, एक तरह से ये त्रिभुज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि निर्माण कार्य में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है। जैसे कि निर्माण कार्य इसमें है, त्रिभुज का अनुप्रयोग हो रहा है। मधुमक्खी अपना घर बनाने में षडभुज के आकार की उपयोगिता जानती है। अब सोचिए कि मधुमक्खी जो है अपना घर बना रहा है तो उसका आकार किस तरह से दे रही है, इसके पीछे भी कारण छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक घर बना, जैसे एक कोना बना, ठीक है, तो ये क्या करना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों का इस्तेमाल करना चाह रही है।
तो आप किसी भी चीज़ के वस्तु के आकार और गुण के बारे में अगर जानेंगे तो आप जगह बचा सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे काम आएंगे, आप आगे अगर चल कर पढ़ेंगे तो बहुत इसके बारे में आप जब इसका इस्तेमाल देखने लगेंगे अच्छी तरह से तो बहुत मतलब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना जरूरी था ये चीज़, ठीक है। अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो आपका देखिए काम यही है, पहला काम ये सबसे बड़ा काम ये है कि आप अपने घर तरफ अगल बगल सब जगह घूमिए फिरिए, एक कॉपी ले लीजिएगा एकदम हाथ में और घूम के फिर के क्या करना है, सब जगह जहाँ जहाँ आकार देखते हैं सब आकार का नाम लिखना है, कहाँ देखे हैं और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज़ नाम लिख के कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली इसी के आधार पर दे दिया है भाई, प्रश्नावली 5.8। इसमें क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज हैं, यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं तो कारण बताइए। देखिए इसे कुछ कुछ आकृति दिया गया है, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन बहुभुज है और कौन कौन नहीं है। अगर बहुभुज नहीं है तो काहे नहीं है बहुभुज, ये बताना है आपको। आपने बहुभुज की सभी कारणों के बारे में जाना है, गुण के बारे में जाना है, तो आप इन सभी आकृतियों पे देखकर बता सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं क्यों नहीं है। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखे, इसमें जितने भी बहुभुज हैं उसमें उनका नाम लिखना है और आगे क्वेश्चन है क्या है, इनमें से प्रत्येक 2 का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे जो भी बहुभुज है उनका उदाहरण देना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक ये बना लीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर का वो है त्रिविमीय आकार के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला था एनसीईआरटी तो आपका दोस्त ही है भाई, बताता रहता है सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ कुछ आकार दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार एक ठोस है, सॉलिड है, यह एक सपाट फ्लैट आकार नहीं है। देखिए जितने भी आकार आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आकार क्या हैं, ठोस हैं, सॉलिड है, ये सपाट आकार नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं आकारों को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय आकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यह एक गेंद का गोला, तो गेंद का गोला भी क्या होता है, ये ठोस होता है, ठीक है, ये सपाट नहीं है। आइसक्रीम शंकु के आकार में है, जो आइसक्रीम है ये कैसा आकार है, इसका शंकु के आकार है। यह एक केन बोतल के आकार में, बेलन के आकार में, तो बेलन के आकार में ये केन है। यह बॉक्स एक घनाभ के आकार में, ये वाला जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये वाला बॉक्स ये घनाभ के आकार में है। ये पासा को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये घन के आकार में है। ये पिरामिड के आकार में है। तो ये सारे जो हैं ये सपाट नहीं है, फ्लैट नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकार बोलते हैं। तो आपसे देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक गोले से मिलती जुलती हों, ठीक है। एक जो गोला है ऐसा मिलता जुलता 5 वस्तु का नाम बताना है। किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो शंकु से मिलती जुलती हो। तो एकदम ये जो शंकु है ऐसा एकदम मिलता जुलता 5 आकार का नाम बताना है आपको। तो अभी हम समझेंगे कि फलक, किनारे और शीर्ष किसको बोलते हैं। तो जितने भी त्रिविमीय आकार होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स, तो उनमें क्या क्या होते हैं, फलक होते हैं, किनारा होता है और शीर्ष होता है। हमें अभी क्या समझना है, हमें समझना है फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में, ठीक है। तो जितने भी त्रिविमीय आकार होते हैं उनके क्या क्या होते हैं, फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं और किनारे होते हैं। इनके बारे में हमको समझना है। इनको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये देखिए एक फोन का डब्बा है, मोबाइल के डब्बा है, ठीक है, ये त्रिविमीय आकार का है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा हमने पहले हम जब जो भी आकार पढ़ते थे वो 2 ही उसमें डायमेंशन होता था, एक होता था लंबाई और दूसरा चौड़ाई। लेकिन इसमें देखिए लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है प्लस ऊंचाई भी है। ये डब्बा में देख रहे हैं ऊंचाई है, इसीलिए इसको हम त्रिविमीय आकार बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि फलक किसको बोलते हैं भाई। तो ई वाला जितना भी देख रहे हैं ना, ई वाला ये आपका दिख गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, फलक कहलाएंगे, सरफेस कहलाते हैं इस आकार के। तो किसी भी त्रिविमीय आकार का फलक क्या कहलाता है, ये सभी चीजें आप जो देख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, किनारा। किनारे किसको बोलते हैं वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 फलक जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, 2 फलक जो मिलते हैं तो वह क्या होता है, लाइन बनता है भैया। तो देखिए एक फलक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला फलक, दोनों एक दूसरे से जहां मिल रहे हैं तो वो एक लाइन बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं, इसी को किनारा बोलते हैं। तो हर जगह बहुत सारा किनारा है। इसमें से आप गिन सकते हैं इसमें कितने फलक है, 1 2 3 4 5 6 फलक है। किनारा कितना है भाई, तो आप गिन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 फलक मिल रहा है तो एक किनारा बना, यहाँ से ये फलक मिल रहा है तो ये किनारा बन गया।
यहाँ से ये फलक और ये फलक मिला तो ये भी एक किनारा, सब किनारा। अब आते हैं शीर्ष पे कि शीर्ष किसको बोलते हैं। तो जहाँ पे 3 किनारे मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो देखिए 3 किनारा कहाँ कहाँ मिल रहा है इसमें। एक किनारा ये वाला हो गया भाई, ये दोनों फलक से मिलके बना है एक किनारा, ये दोनों फलक से मिलके ये वाला किनारा बना है, ठीक है, और ये दोनों फलक से मिलके ये वाला किनारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जगह पे तीनों किनारा मिल रहा है कि नहीं, एक ये और एक ये। तो 3 किनारा जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं शीर्ष। तो ये आपका शीर्ष कहलाएगा। उसी तरह से ये भी एक शीर्ष है, ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 3 किनारा मिल रहा है, ये भी शीर्ष है। ये भी एक शीर्ष है, यहाँ पे भी 1 2 3 किनारा मिल रहा है, ये भी शीर्ष है, ठीक है। इस डब्बे को हम अगर इस तरह से रख दें तो पूछा जाएगा कि इसका आधार कौन सा है, इस डब्बे का आधार क्या है। तो आप क्या बोलिएगा, इसका जो सबसे नीचे वाला जो फलक है उसी को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला ये क्या है, फलक है, यही इसका आधार होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने समझा कि फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरह से डेमोन्स्ट्रेशन देखा, समझा, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं कि सामने एक प्रिज्म का चित्र दिया है। क्या आपने इस अपनी प्रयोगशाला में देखा है, इनके 2 फलक त्रिभुज के आकार के हैं, इसीलिए प्रिज्म त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। देखिए जो फलक होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। एक आयत का आकार का भी हो सकता है, घन का आकार का भी हो सकता है, त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है, ठीक है, वर्ग के आकार का भी हो सकता है। तो जो फलक होता है आपका किसी भी तरह का आकार का हो सकता है। देखिए यह त्रिभुजाकार आकार इसका आधार भी कहलाता है। जो त्रिभुजाकार आकार है, अभी हमने आधार के बारे में वो बताया, जो डब्बा आपने देखा अभी उसमें आधार कौन सा होता है वो देखा। इस प्रिज्म के 2 सर्वांगसम त्रिभुजाकार फलक हैं, यह आधार और दूसरा ऊपरी टॉप सिरा कहलाता है। तो देखिए आधार जो होता है ऊपर वाला जो टॉप सिरा, इसी को कहते हैं, ठीक है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समांतर त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अलग कितने तरह के, मतलब हमने जैसे कि बोला कि जो फलक होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। त्रिभुजाकार फलक होंगे, समांतर त्रिभुज की तरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फलक होते हैं, ये इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से हमने जाना है। यदि प्रिज्म का आकार आयताकार हो तो यह प्रिज्म आयताकार प्रिज्म कहलाता है। कि अगर आयत की तरह प्रिज्म होता है आकार उसका तो आयताकार कहलाता है, ठीक है। आयताकार प्रिज्म के लिए क्या आपको याद है कि एक अन्य नाम क्या है? तो आयताकार प्रिज्म का नाम, अन्य नाम क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है, शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। तो देखिए पिरामिड में जो होता है, एक जो फलक होता है, जो नीचे वाला जो फलक होता है वो किस तरह का होता है, किसी भी त्रिभुजा का बहुभुज का शेप आकार में हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो फलक होंगे वो त्रिभुज के आकार में होने चाहिए, ठीक है। सामने की आकृति में वर्ग पिरामिड का चित्र दिखाया जा रहा है। तो ये जो फलक देख रहे हैं, ये जो पिरामिड देख रहे हैं, वर्ग पिरामिड है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ये सब जो फलक हैं ये त्रिभुजाकार है। ये वाला जो फलक है ये त्रिभुजाकार, ये सब फलक है, ये सब इसके पीछे भी फलक है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन नीचे जो है वो एक वर्ग की तरह है। मतलब नीचे वाला जो फलक है इसका वो वर्ग की तरह है, ठीक है। क्या आप एक त्रिभुजाकार पिरामिड की कल्पना कर सकते हैं? इसका रफ चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। त्रिभुजाकार फलक बनाने का ये कीजिए और रफ चित्र बनाने का ये कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि बेलन, शंकु और गोले में कोई सीधा किनारा नहीं होता। शंकु का आधार क्या है? क्या यह एक वृत्त है? बेलन का आधार भी वृत्त है। बोतल की ऊपरी सिरा आधार जैसी एक सर्वंगसम वृत्त है। निसंदेह गोले का कोई फलक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो एक जो गोला होता है उसका कोई फलक होता है क्या? नहीं होता है। और ये जो शंकु देखे, बेलन देखे, इसका आधार क्या होगा? वो एक वृत्त होगा क्या? हाँ, नीचे जो है एक वृत्त का आकार का जो फलक होता है उसका वो वृत्त की तरह होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में आया है फलक क्या होता है ये सब, तो ये सब सवाल को बना लीजिएगा, इन्हें कीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे प्रश्नावली 5.9। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि हमने क्या क्या चर्चा किया इस चैप्टर में। आप यहाँ पे आप एक बार किताब में जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तब धन्यवाद।